जब MS धोनी ने विराट कोहली को कैप्टन किया और विराट कोहली वाज शेयरिंग सर्टेन जेस्चर्स विद द क्राउड आल्सो, वो मिडिल फिंगर दिखाना, वो सब चीजें करना, सच थिंग्स कुड हैव बीन सो डेट्रीमेंटल, क्योंकि इंडिया उस एरा में उस टाइप की चीजों के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। कितनी गेम अवेयरनेस के हिसाब से कितने प्रोएक्टिवली कुछ ना कुछ नया टैक्टिक्स, फील्ड चेंज, बॉलर चेंज, बैटिंग ऑर्डर चेंज, कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। हमने जैसे विराट कोहली के साथ देखा है कि शमी भी एग्जिस्ट करते थे, ईशांत शर्मा भी एग्जिस्ट करते थे, भुवी भी एग्जिस्ट करते थे, पर उसमें बुमराह को ऐड करके उन्होंने जिस तरह से एक विकेट टेकिंग मशीन बनाया उन चारों को, उस टाइम पे विराट आस्क्ड बुमराह टू गो अराउंड द विकेट टू ट्राई सम ऑफ पेस ऑफ कटर्स। एक ऑफ कटर पड़ी और वो पड़ के ग्रिप भी हुई और स्लो भी हुई, से बीट हो गए, फिर DRS पे LBW हो गए। कितनी जल्दी बदलते दौर के साथ चल के अपनी गेम को अपग्रेड कर रहे हो या पुराने एरा में ही कहीं फंसे हुए हो। ओवर फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो किल योर टीम, बट रिजिडनेस भी उतनी खतरनाक है। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज एन ओवरऑल स्टूडेंट ऑफ द गेम, बॉल की पिच तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हेड पोजीशन भी इतनी इंपॉर्टेंट होता है। कई प्लेयर्स हैं वो गिफ्टेड, उनके हाथ चलते हैं कि धीरे धीरे यू इवॉल्व। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी, हमने कहा था कि हमें इसी में ही कुछ एक और एंगल लाके इसका एक पार्ट 2 बनाना चाहिए, बट इस बार हम थोड़ा चेंज भी कर दिया। तो है क्या कि जब हम बात करते हैं कि जो कैप्टन्स ने जो नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आए, नो डाउट उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर वो जो सीखने वाली क्वालिटीज़ थी वो समहाउ जब स्टोरीज में से वो रह गया कि वो एग्जैक्टली वो क्या कैटेगरी है, वो सीखने वाली चीज़ क्या है। तो इस पॉडकास्ट में व्हाट वी हैव डन इज कि हमने 6 जो कैटेगरीज हैं ऑफ लर्निंग्स या 6 ट्रेट्स जो एक ह्यूमन में होने चाहिए हैं, उनमें हमने कैप्टन्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज को या उन कैप्टन्स ने कौन कौन से वो इंस्टेंसेस पे वो पर्टिकुलर ट्रेट दिखाया, हमने उसमें क्लासीफाई कर दिया, सो दैट नाउ इट बिकम्स मोर ईजियर। पहले पिछला पॉडकास्ट था वो हम चल रहे थे विद द एराज कि हम स्टार्ट हुए थे सबसे पहले एरा से एंड देन वी वेंट ऑन टू द फ्यूचर एंड मॉडर्न। इस वाले में वी आर गोना पिक द ट्रेट्स, जो हम 6 ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली फिर उसके अंदर हम अलग अलग कैप्टन्स ने कब कब क्या क्या कौन कौन सी उस पर्टिकुलर ट्रेट के अराउंड हमने जो चीज़ देखी किस कैप्टन से किस इंस्टेंस पे, वो वी आर गोना डिस्कस। सो नॉट वेस्टिंग मोर ऑफ द इंट्रो पार्ट, वी आर गोना टॉक अबाउट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड स्टार्ट करेंगे हम जो सबसे पहला ट्रेट है, एंड दैट इज टैक्टिकल एक्सपर्टीज एंड गेम अवेयरनेस। पहले तो ये इसके बारे में एग्जैक्टली सर ये है क्या ये ट्रेट? यार टैक्टिकल अवेयरनेस ना, जैसे कई कैप्टन्स बहुत ब्रिलियंट है, जैसे सौरव गांगुली हैं, हम उन्हें बहुत हाईली रेट करते हैं। स्टीव वॉ हैं, मतलब उनका इम्पेक्केबल रिकॉर्ड है, मतलब आई थिंक शायद ही उनका रिकॉर्ड मैच कर पाए। बट अगर हम ओवरऑल टैक्टिकल ब्रिलियंस की बात की ना करें ना, तो शायद उनको उतना हाईली रेट दोनों को शायद नहीं किया जाता फॉर सर्टन रीजंस। कि मैन मैनेजमेंट स्किल्स ब्रिलियंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, एरा ट्रांसफॉर्मेशन का उनका रोल रहा है, बहुत मेजर मेजर चीज़ें वो लेके आए हैं। बट टैक्टिकल ब्रिलियंस का मैं एग्जाम्पल अगर आपसे शेयर करूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2-3 ऐसे पॉइंट्स जैसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमने उनको लास्ट पॉडकास्ट में ज़्यादा टच भी नहीं किया था, लॉर्ड्स टेस्ट मैच था 2021 में, और लास्ट की 3 विकेट्स बची थी और हार्डली 10 ओवर रह गए थे दिन में। इंडिया ऑलरेडी 59 ओवर्स में ऑल आउट करने की कोशिश कर रही थी, और जो रॉबिन्सन हैं और बटलर हैं वो दोनों उस टाइम पे क्रीज पे थे, पिच कुछ नहीं कर रही थी, बॉल भी पुरानी हो गई है, नथिंग वॉज हैपनिंग ऑफ द ट्रैक। देन उस टाइम पे विराट आस्क्ड बुमराह टू गो अराउंड द विकेट टू ट्राई सम ऑफ कटर्स, ऑफ पेस ऑफ कटर्स। उससे क्या हुआ, जब राउंड द विकेट ऑफ पहले फुल ऑन डिलीवरीज हुई तो उसे भी रॉबिन्सन बड़े प्यार से खेल रहे थे, पर एक ऑफ कटर पड़ी और वो पड़ के ग्रिप भी हुई और स्लो भी हुई, से वो बीट हो गए, फिर DRS पे LBW हो गया, और उसके बाद फिर अगले ओवर में बटलर और एंडरसन को सिराज ने आउट कर दिया और हम बहुत कंफर्टेबली टेस्ट मैच जीत गए। पर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इतनी ब्रिलियंट एफर्ट के बाद भी, जहाँ हमने 48-49 ओवर्स में उनकी 7 विकेट्स उड़ा दी थी आफ्टर स्कोरिंग अबव पार स्कोर इन आवर थर्ड इनिंग्स, मैच फिर भी थोड़ा ड्रॉ की तरफ जा रहा था, बट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस काइंड ऑफ चेंज द होल थिंग। और हमने ना ऐसा सा ब्रिलियंस इवन मेलबर्न टेस्ट मैच में भी देखा था, जब जस्ट बिफोर द ब्रेक शॉन मास वर डन बाय अ ब्यूटिफुल स्लो डिलीवरी बाय बुमराह इन 2018। तो ये कुछ वो हो जाते हैं कि वेयर यू आर काइंड ऑफ ट्रिगरिंग समथिंग एक्सेप्शनल फ्रॉम योर टीम थ्रू सम फील्ड प्लेसमेंट, थ्रू सम टैक्टिक्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक दूसरा एग्जांपल इसका बहुत ब्रिलियंट है,
WTC फाइनल्स में हम न्यूजीलैंड से हारे थे 2021 में. उसके बाद न्यूजीलैंड इंडिया खेलने आई थी और फर्स्ट टेस्ट मैच में कोहली वाज नॉट अवेलेबल, तो रहाणे ने कैप्टनसी की थी. एंड कानपुर में हम एक टेस्ट मैच जिसमें हम ऑलमोस्ट थोड़े पीछे लग गए थे, हम समहाउ सेकेंड इनिंग्स में हमने अच्छी बैटिंग की एंड फाइनली हम वो मैच जीतते जीतते रह गए थे और मैच ड्रॉ हो गया था. उनके लास्ट 10-11 ओवर में लास्ट विकेट ने, जिसमें रचन रविंद्रा भी थे और आई थिंक इश सोडी भी थे, किसी तरह से वो मैच को ड्रॉ करके ले गए थे बाहर. पर उस मैच में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी. उस मैच में जो टॉम लेथम है, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में भी ऑलमोस्ट 250 बॉलें खेली थी और सेकंड इनिंग्स में भी वो सबसे बड़ी एक्लीज हील थे इंडिया के लिए. कलेक्टिव उन्होंने उस मैच में 150 के आसपास रन स्कोर किए थे और मेरे ख्याल से अराउंड 400 बॉल्स खेली थी, विच इज़ अमंग द हाइएस्ट जो भी ओपनर्स ने इंडिया को टूर किए. तो व्हेन वी वेंट टू वानखेड़े, कोहली वाज बैक, देन ही न्यू दैट ही वाज जो लेथम है, ही वाज प्लेइंग आउट आवर स्पिनर्स रियली वेल. और फर्स्ट इनिंग्स में वहाँ पे एजाज पटेल ने 10 में से 10 विकेट्स ली थी उस टेस्ट मैच में. मयंक अग्रवाल प्लेड वेल, पिच वाज हैविंग सम हेल्प, बट थोड़ा डर यही था कि लेथम फिर से वो काम ना करें. तो इस चीज़ के लिए विराट कोहली ने उमेश यादव और सिराज के साथ पहले बैठ के पूरा शॉर्ट बॉल प्लान प्रिपेयर किया था कि जब आप लेथम को स्टार्टिंग में आके शायद शॉर्ट बॉल करते हो इनटू हिज बॉडी, तो वो थोड़ा सा तंग होते हैं. तो ही वेंट थ्रू द क्लिपिंग्स, ही प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर थिंग. तो पहली बॉल सिराज ने शॉर्ट बॉल की और लेथम ने उसे आराम से नेगोशिएट कर दिया. पर उसके बाद फिर से फील्ड सेट था, डीप स्क्वायर लगा हुआ था और सेकंड बॉल भी एकदम से शॉर्ट बॉल आई और उस टाइम पे सिराज वाज क्विक और ही वाज उन्होंने उस स्पेल में ऑलमोस्ट पूरा न्यूजीलैंड डिसमेंटली करके रख दिया था. आई थिंक 3 विकेट 15 रन पे निकल गई थी उनकी. एंड जब सेकंड टाइम शॉर्ट बॉल आई तो लेथम वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ही वेंट फॉर द हुक और वो डीप में कैच हो गए थे. तो देयर वाज ब्रिटल आई थिंक ब्रिलियंट सेटअप अगेंस्ट अ बैटर हु वाज आवर एक्लीज हील इन दैट सीरीज, कि वो आउट ही नहीं हो रहे थे हमसे. तो ये मैं कहूँगा कि दीज आर लाइक स्मॉल टैक्टिकल थिंग्स दैट वी सी. या अगर मैं रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो आपने 2024 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि न्यूजीलैंड हम जब न्यूयॉर्क में खेलने गए थे तो विकेट्स यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी स्लगिश थी एंड इट वाज नॉट इजी टू बैट ऑन दोज विकेट्स. तो वहाँ पे जो भी टीम थोड़ा सा अबव पार स्कोर खींच सकती थी वो मैच जीत सकती थी. तो पाकिस्तान वाले मैच में हमने देखा कि ऋषभ पंत वाज मेड टू बैट एट वन डाउन और उनको अनकन्वेंशनल क्रिकेट खेलने के लिए इंस्ट्रक्शंस थी और इवन अक्षर वाज प्रमोटेड. तो उस पूरे मैच में हम 6 या 7 रन से जीते थे और अगर एंड में डिफरेंस देखा जाए तो वो 12-13 रन हमने जो अनकन्वेंशनल शॉट से मारे थे, जिसमें एक अक्षर का थर्ड मैन की तरफ गाइड आया था और ऋषभ पंत के 2-3 आड़े टेढ़े शॉट्स थे, वही डिफरेंस थे. तो कन्वेंशनल बैटिंग उस विकेट पे इतनी ईजी थी नहीं. तो वो भी एक टैक्टिकल मूव था बाय रोहित शर्मा इन दैट पर्टिकुलर सीरीज कि हमें कैसे आउट ऑफ द बॉक्स खेलना है ऑन डिफिकल्ट विकेट्स. तो ऑब्वियसली वी वन दैट वर्ल्ड कप विदाउट इवन लूजिंग अ सिंगल मैच और वो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है. इवन इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी वी सॉ कि जब पाकिस्तान वाले मैच में रिजवान एंड शाहिद शकील वर रनिंग अवे विद द मैच, तो उस टाइम पे रोहित शर्मा ने क्या किया, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर बुला लिए और अक्षर पटेल को कहा कि फुलर बॉल करो, जिसपे रिजवान आगे बढ़ के खेलने गए और बोल्ड हो गए. और सिमिलर सी चीज़ उन्होंने अगले मैच में इवन स्टीव स्मिथ के साथ भी की, अगले से अगले मैच में सेमीफाइनल्स में, जहाँ पे उन्होंने देखा कि वरुण चक्रवर्ती और उस टाइम पे कुलदीप यादव की 16 बॉलों में कलेक्टिवली 11 या 12 रन ही आए हैं स्टीव स्मिथ के. एंड ही वॉज गेटिंग लिटिल इची कि उनको लग रहा था कि यार अब मेरे को थोड़ा इस टाइम मोमेंटम बनाना था, वहाँ में स्लो डाउन हो रहा है बिकॉज ही वॉज गोइंग एमिंग फॉर 300. तो वहाँ पे उन्होंने मिड ऑन और मिड ऑफ फिर से ऊपर बुलाया और शमी को फिर से वो फुलर बॉल करने को लिए कहा जो अक्षर से पिछले मैच में करवाया था और स्मिथ आगे बढ़े और फुल टॉस पे बोल्ड हो गए. तो दीज आर लाइक आपने एक स्ट्रैटेजिकल एक टैक्टिकल रिस्क लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चौका पड़ जाएगा बट आई हैव अ चांस टू डीरेल देयर बैटिंग और दोनों मैचेस में ही वॉज एबल टू शो दैट. ये चीज़ें मतलब अगर हमने धोनी के केस में भी बहुत देखी है, धोनी का एक बहुत क्लासिकल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वॉज रनिंग अवे विद द मैच बट जैसे ही स्मिथ और एरन फिंच आउट हुए तो उसके अराउंड धोनी ने थोड़ा स्पिन चोक लगाने की कोशिश की तो वो मैक्सवेल के अगेंस्ट अश्विन लेके आए. उस पूरे एरा में मैक्सवेल हैड अ वुड ओवर अश्विन, उन्होंने बहुत मारा था अश्विन को वाइट बॉल क्रिकेट में. और किया क्या, सिडनी का जो ग्राउंड जहाँ पे सेमीफाइनल हो रहा था उसके एक लेग साइड की बाउंड्री मैक्सवेल के लिए बहुत डीप थी. तो ही ब्रॉट मिड ऑफ अप एंड उन्होंने एक
डीप फाइन लेग पीछे लगा दिया, डीप स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीच में थोड़ा अनकन्वेंशनल वो लगा दिया। और एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आउटसाइड ऑफ द बॉल आएगी और मैक्सवेल शायद मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश करेंगे, बट अश्विन ने इनटू द बॉडी बॉल की। और मैक्सवेल की ईगो, आपको हम सबको पता है कि ही प्लेज विद द ईगो ऑफ द ऑपोजिशन, एंड ऑल्सो वो थोड़ा करते हैं कि अच्छा यू आर सेटिंग अ प्लान अगेंस्ट मी, तो मैं मारने जाऊंगा। तो उन्होंने लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री पे लेग पे मारने की कोशिश की और वो वहाँ पे जो फील्डर था उसके बिल्कुल हाथों में बॉल गई। तो ये छोटे छोटे से टैक्टिकल ब्रिलियंसेस हैं। तो दिस इज़ वाई आई थिंक कैप्टन्स जो हैं एक ऑर्डिनरी कैप्टन से एक ग्रेट कैप्टन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेयर यू आर एबल टू प्लान सर्टन थिंग्स अगेंस्ट एन ऑपोजिशन। तो और भी हैं, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स की बात करूं तो मुझे टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखी है जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है। ऑब्वियसली एलन बॉर्डर के बारे में बहुत बोला जाता है, बट आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड हिम दैट मच। नो डाउट उनके बारे में और ट्रेड्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं हम बात करेंगे। जो मैंने जिनको ज़्यादा ऑब्जर्व किया वो मार्क टेलर है, उनके बहुत सारे ऐसे टैक्टिकल ब्रिलियंसेस दिखते हैं। फर्स्ट विजुअल्स दैट आई हैव ऑफ हिम इज 1996 वर्ल्ड कप। उस टाइम पे वानखेड़े में मैच हो रहा था एंड सचिन वाज रनिंग अवे विद द मैच, ही वाज बीटिंग शेन वॉर्न, मैकग्राथ फेयर एंड स्क्वायर। और तब उन्होंने देखा कि सचिन वाज चार्जिंग डाउन द विकेट एंड वाज टेकिंग सर्टेन रिस्क्स। तो उन्होंने मार्कवा को कहा कि आप अराउंड द विकेट बॉल करें एंड ट्राई टू बॉल वाइड टू सचिन, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। सचिन स्टंप आउट हुए, चार्ज डाउन किया और इंडिया जो मैच जीत रहा था वो मैच इंडिया हार गया। बिकॉज उस टाइम पे तो 90s में पता है कि सचिन गॉन मैच गॉन वाली सिचुएशन होती थी एंड सचिन वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। तो इस तरह से उन्होंने उस पूरे वर्ल्ड कप में भी और इवन अराउंड दैट एरा ग्रेग ब्लूवेट को, पॉन्टिंग को भी बड़े स्मार्टली यूज किया था एज पार्ट टाइमर्स एट क्रूशियल मोमेंट्स एंड गेटिंग दोज विकेट्स। 97 वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप के 97 एशेस की बात है, और उस टाइम पे ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया वाज वीकर देन इंग्लैंड। तो लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनली काफ़ी सालों के बाद, ऑलमोस्ट अ डिकेड के बाद एशेस जीतने वाली है। तो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था, ग्रीन विकेट, बट वो काफ़ी माइनफील्ड टाइप विकेट थी कि मतलब एक बार ग्रीननेस विकेट की उड़ेगी, जब ग्रास ड्राई होकर निकलने लगेगी तो इट शुड हैव टर्न्ड अ लॉट। वहाँ टॉस जीत के टेलर डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और सीवर वाज पिस्ड विद हिम कि ये क्या मजाक है, क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ये चीज़ें क्या है, मतलब इस विकेट पे क्यों हम कर रहे हैं। दो स्टीवर स्कोर्ड 100 इन दैट टेस्ट मैच, दोनों इनिंग्स में 100 स्कोर किया था। और फोर्थ डे ऑनवर्ड्स पिच फेयर, मतलब स्क्वायर टर्न होनी शुरू हो गई थी एंड वॉन टुक 9 विकेट्स इन दैट मैच एंड ऑस्ट्रेलिया वन दैट मैच इजीली और एशेस भी जीत गई थी। तो जहाँ पे इतने मार्जिन ऑफ एरर वर सो लो, हमने पिछली सीरीज में सिमिलर सी चीज़ हेडिंगली में गांगुली के बारे में बात की थी कि उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ पे यूज़ किया। सिमिलर सी कहानी ओल्ड ट्रैफर्ड में वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या थी कि जनरली जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के साथ प्रॉब्लम रही है, उनको ये समझ नहीं आता कि स्पिन कैसे यूज़ करनी है, बिकॉज स्पिनर्स आर नॉट नेचुरल। एंड ऑस्ट्रेलियन कैप्टनसी में ना इतना टैक्टिक्स को वेटेज दी भी नहीं जाती। दे आर लाइक मोर की हिट द डेक बॉलर्स, वो सारी चीज़ें ब्रूटल, वो मतलब जैसे स्टीव वॉ की बात करूँ तो वो भी प्रैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाते नहीं थे। वो क्या, अगर आपको लगेगा कि विकेट लेनी हो 9 स्लिप्स लगा दी, 5 स्लिप्स लगा दी, एज तो लगेगा, कोई तो आएगा। और कई बार हमने देखा है कि यूज टू बी शॉर्ट ऑफ आइडियाज। ईडन गार्डन क्लासिकल एग्जाम्पल है, एडलेड 2003 जहाँ पे हमने मैच जीता 80 for 4 होने के बाद, ही वॉज शॉर्ट ऑफ आइडियाज। ब्रायन लारा के अगेंस्ट 99 सीरीज में ही वो शॉर्ट ऑफ आइडियाज। तो ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट ऐसे एराज नहीं आते थे, ऐसे पीरियड्स नहीं आते थे जहाँ पे उनके पास प्लान बी सी नहीं होता ही नहीं था, जबकि टेलर के पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब इवन मुझे याद है मुझे चिकन पॉक्स था उस टाइम पे, 98 की बात है, इंडिया 2-0 बॉस कर रहा था सीरीज़ को, बीजीटी थी। पहला टेस्ट मैच हम चेन्नई में जीते थे और उस मैच में शेन वॉर्न राउंड द विकेट जाके बॉल करेंगे, वो पूरा प्लान करके आए थे टेलर और वॉर्न कि दिस इज़ व्हाट वी विल डू, हम रफ में बॉल करेंगे और राउंड द विकेट सचिन को तंग करेंगे, सचिन में भी टॉप आउट लग के आउट हो जाएंगे। एंड मैच जहाँ बिल्कुल क्लिफ हैंगर पे खड़ा था, वहाँ पे सचिन को पता था ये चीज़ होनी है, ही वॉज अहेड, तो उन्होंने छक्के चौके मारने शुरू किए थे। तो ऑब्वियसली वो इतना, मतलब उन्होंने भी इतना ब्रिलियंटली प्लान कर रखा था कि हाँ दिस कैन वर्क। उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हारे, मतलब इनिंग्स डिफीट दिखा कि ये कंपीट ही नहीं शायद कर पाए। तीसरे मैच में बेंगलुरु में इंडिया स्कोर्ड 424 in the first inning and Sachin was batting like a dream. 177 उनका I think he scored in that match. He was able to bring in the tactical genius in batting कि we are going to use our feet against the spinners. Mark Waugh scored a brilliant 150, 400 मारे। और उसके बाद जब सेकेंड इनिंग्स इंडिया बैट करने आई, थर्ड इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच,
तो एक पिच में ना कुछ पैचेस थे जहाँ ग्रीन पैचेस, हमने आज भी देखा है कि चिन्ना स्वामी के विकेट के ऊपर पेसर्स को कई कई जगहों पे हेल्प मिलती है, तो उन्होंने कैस्परोविक को बोला कि आप उन्हीं पर्टिकुलर पैचेस को हिट करो, टारगेट करो। एंड मुझे क्लियरली याद है कि सचिन ड्राइव मारने के बॉल फंसी और कॉटन बॉल हो गए थे और कास्परोव को भी बिलीव नहीं होता मेरे हाथ में बॉल कैसे आ गई, एंड उसके बाद इंडिया कोलैप्स लाइक एनीथिंग। 169 इंडिया ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद टेलर ने ब्रिलियंट 100 मार के ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया था। 2-1 से दे वन दैट सीरीज विच वाज बिग इन दैट एरा, बिकॉज उस इंडियन टीम को हराना इंडिया में कोई मजाक नहीं था। हमने पिछले में भी यूज किया था कि 92 से 94 एक ऐसा एरा था जब हम 14 टेस्ट मैच ऑन ट्रॉट जीते थे। मतलब वहाँ उस एरा में कुंबले, हरभजन भी टेस्ट मैच खेले थे, उनके अगेंस्ट जीतना मजाक नहीं था। मतलब इट वाज क्वाइट अ ब्रिलियंट टैक्टिक्स व्हिच वाज ब्रॉट इन। तो ये एक बहुत ब्रिलियंट चीज़ थी। इसी की चीज़ें हम काफ़ी हद तक पॉन्टिंग से भी देखते हैं। पॉन्टिंग भी काफ़ी ऐसे टैक्टिकली ब्रिलियंट थे, बट नॉट एज ब्रिलियंट एज टेलर मे बी। और एक चीज़ और भी है कि टेलर ने शेन वॉर्न बनाया बाय यूजिंग हिम ब्रिलियंटली इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द मैच। ये बहुत कम लोग ये बात बोलते हैं वैसे, और ये लोग नहीं रियलाइज़ करते कि वो बॉर्डर ने उनको ढूंढा था, एलन बॉर्डर ने, और श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया था, जो 800 मूवी में भी मुरली ने दिखाया बहुत अच्छे से। बट शेनवॉर्न को शेनवॉर्न बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो मार्क टेलर को जाता है, फिर जिसे बहुत ब्रिलियंटली ऑब्वियसली बाकी आने वाले कैप्टन्स ने, स्टीव वॉन ने, पॉन्टिंग ने यूज़ भी किया इन डिफरेंट सीरीज। इवन मैकग्राथ को भी काफ़ी हद तक ग्रूम करने वाले टेलर ही थे, तो वो भी एक बहुत, उन्होंने टैक्टिकली इतने ब्रिलियंटली उनको हैंडल किया, यूज़ किया कि वो बहुत मैटर करता है। तो ये मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स की बात करूं, शेन वॉर्न कहते हैं उनकी खुद की वर्डिंग्स में कि जो माइकल क्लार्क थे वो भी यंग टेलर के जैसे काफ़ी थे, उनको लगते हैं। उनका 2011-12 का इंटरव्यू है जब क्लार्क वॉज न्यू इनटू कैप्टनसी, कि मुझे क्लार्क के टेक्निकल और टैक्टिकल ब्रिलियंस में भी वो मार्क टेलर की झलक दिखती है। बट हम कभी भी क्लार्क को एज अ कैप्टन इतना सेलिब्रेट होते नहीं देखते, क्योंकि कैप्टनसी में सिर्फ एक सिंगल ट्रेट नहीं है, और भी ट्रेट्स हैं। तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिस पर हम चलते हैं, दैट इज आफ्टर योर पीपल मैनेजमेंट। तो टैक्टिकल ब्रिलियंस है इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली अब टैक्टिकली अगर कैप्टन वीक है तो ऐसे फेजेस आएंगे मैच में जहां पे आपको लगेगा कि इसके पास कोई भी और प्लान नहीं है, ही इज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। और अर्ली कैप्टनसी में इवन धोनी वॉज टेक्निकली वेरी ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट टैक्टिक्स लेके आते थे। बट आफ्टर दैट वर्ल्ड कप वी सॉ कि उन्होंने काफ़ी स्लगिशनेस भी दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया BGT 2012 300, 400, 700 की पार्टनरशिप्स आ रही हैं। 2013-14 न्यूजीलैंड सीरीज़ जहाँ पे मैकलम ने उनको इतना मारा, वो प्लान्स थे ही नहीं। जहाँ पे जोहानिसबर्ग में देखा कि इवन 450 चेज हो गए थे, तो वहाँ दिख रहा था कि धोनी वॉज टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ हिज कैप्टनसी करियर, वो बात नहीं रही थी। ऑब्वियसली बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी उस टाइम उनके साथ जा रही थी, बहुत कुछ था। एंड अगर मैं मैन मैनेजमेंट पीपल स्किल की बात करूँ तो हाउ इज़ इट इवन इम्पॉर्टेंट? इट्स लाइक मैनेजिंग अ कंपनी। मतलब आप इतनी बड़ी टीम को मैनेज करते हैं रितेश, यू हैव 60-70 पीपल अंडर यू वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, तो यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मैनेज योर पीपल। बिकॉज और जब एक टीम की बात हो रही होती है तो मैन मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज they are coming from different cultures, different cities, different backgrounds, different ethnicities. सबकी अपनी अपनी आप समझ लो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, एंड वो जेलअप हो पाना, मतलब हम भी देखते हैं कि इट्स मतलब कंपनीज के बड़े बड़े बजट्स होते हैं ताकि टीम्स जो हैं वो एक कोहेरेंस में प्ले करें या हम बोल रहे हैं काम करें। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, जब स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, तो जो हम ह्यूमन लेवल, जो मेंटल हेल्थ लेवल पे जो हम बातें होती हैं वो हमें नहीं दिखती कभी भी, पर कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्म ऑफ उसमें जा रहा होता है। एंड दैट्स वाई वी सी अग्रेशन, कि अगर कोई प्लेयर किसी दिन बहुत अच्छा करता है, अगेंस्ट द ऑड्स कुछ करता है, तो वी सी वाई आर दो सेलिब्रेशंस लाइक सो वाइल्ड। क्यों? जैसे आज हमें दिग्वेश राठी दिख रहे हैं कि क्यों वो इतने अग्रेसिव हो रहे हैं आफ्टर टेकिंग विकेट। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई जाओ एक्सप्रेस करो। भी है। वो जो ट्रॉमा होता है या जो स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ की, जो उन्होंने वो बुरे दिन देखे होते हैं, तो वो सब फ्लैशबैक पे भी आते हैं कि जब आप वो फाइनली कर देते हो। क्योंकि कितने बार तो हर किसी ने वो सपने ले रखे होते हैं, कितने दिन ऐसे बुरे दिन निकलते हैं जिस दिन आप इसलिए उसके ऊपर स्लीप ओवर कर जाते हो कि भाई कि जब ये दिन आएगा ना मेरा, उस दिन मैं बताऊंगा।
तो इतने और कितने ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो बेचारे ऑन द ब्रिंक रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 लोग ऐसे हैं, 15 का स्क्वाड है, 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनको खेलने को मिलता ही नहीं है। एंड हमने ईशान किशन के केस में देखा जैसे कि ही वॉज नॉट हैंडल्ड वेल, उनकी मेंटल हेल्थ को लगा था बहुत बड़ा झटका था कि ही वॉज बीइंग जस्ट ब्रॉट इन टू द स्क्वाड बट कभी खिलाया नहीं जा रहा, डबल हंड्रेड मारने के बाद। तो अब एज अ कैप्टन या जो कोच हैं वो उनको कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट्स वेरी बिग एंड डिफ़िकल्ट गेम। तो हमें नहीं दिखता कि ये कोच का या कैप्टन का इसमें कितना बड़ा रोल है, हमें तो परफॉर्मेंसेस दिखती हैं। तो इसमें मैं 3 कंट्रीज़ को मेजरली देखना चाहूँगा कि हाउ दे हैव मैनेज देयर पीपल एंड हाउ दे हैव काइंड ऑफ ब्रॉट द कल्चरल चेंज ऑल्सो। कि अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले ऑब्वियसली फ्रैंक वॉरेल की हमने बात भी की है कि he was able to bring the different island nations together under one single flag। कि उन्होंने एक वो कल्चर दिया कि हाँ वी आर वेस्ट इंडीज द टीम जहाँ पे कोकेशन वाइट नहीं हमें हैंडल करेगा, एक ब्लैक टीम को आगे चलाएगा, और जीता भी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, ये सब चीज़ें। बट उसको एक नेक्स्ट लेवल जो बिल्कुल कह लो कि मैच विनिंग मशीन बनाया वो क्लाइव लॉयड ने बनाया। क्लाइव लॉयड भी टैक्टिकली अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ब्रिलियंट कैप्टन नहीं थे, बट हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स वर नेक्स्ट लेवल। वो उनका स्ट्रेंथ था कि कैसे, अगर आप देखो मतलब माइकल होल्डिंग पहले से थे टीम में, उस ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेले थे जिन्होंने उनको बुरी तरह हराया था। उसमें इवन एंडी क्रॉफ्ट भी थे वहाँ पे, तो ऐसा एंडी रॉबर्ट्स भी थे उसमें, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे। बट वो एक वेल ऑयल्ड 4 फास्ट बॉलर मशीन बिल्ड करना, वो सिमिलर सी कहानी हमने जैसे विराट कोहली के साथ देखा है कि शमी भी एग्जिस्ट करते थे, ईशान शर्मा भी एग्जिस्ट करते थे, भुवी भी एग्जिस्ट करते थे, पर उसमें बुमराह को ऐड करके उन्होंने जिस तरह से एक विकेट टेकिंग मशीन बनाया उन 5 को, इसमें से राज बाद में ऐड हुए, वही सेम चीज़ जिसके ओजी हम कह सकते हैं वो हमारे क्लाइव लॉयड थे, कि उन्होंने भी बिट्स एंड पीसेस को जोड़ के एक इतना बड़ा जिक्सॉ पजल सॉल्व किया और एक वो बिलीव दिया कि इफ वर्ल्ड कैन डू दैट टू अस वी कैन डू इट इवन बेटर, और उस लेगेसी को कंटिन्यू रखा ऑलमोस्ट 20 साल। तो वो एक बहुत अमेजिंग, क्योंकि आप इमेजिन करो कि पॉलिटिकली ना वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, इट्स नॉट इवन अ कंट्री। वहाँ पे लैंग्वेज इशूज़ हैं, बहुत सारे कल्चरल बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट हैं, एथनिसिटीज़ के बहुत डिफरेंस है। कोई कहीं पे इंडियंस भी हैं जहाँ पे डोमिनेंस है कि पता कि चंद्रपॉल, सुनील नारायण, इस तरह के लोग जो काफ़ी उस टाइम पे स्लेव ट्रेड के चक्कर में गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यूएस का इन्फ्लुएंस भी है, उनका जियो पॉलिटिकल सिनारियो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि क्लाइव लॉयड के बाद अगर वो चीज़ कोई दोबारा गैल्वनाइज कर पाया वो शायद डैरन सैमी थे। अगर डैरन सैमी इज़ वन गाय हु कैन एक्चुअली बी द Prime Minister of a country also. He's that good with man management. He's a proper politician. वो it's like not like that कि वो as a skill बहुत कुछ लेके आते हैं टेबल पे. Definitely he can bat in any order. He can give you couple of overs here and there. But he's one guy जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो डगआउट में बैठ के भी कैप्टनसी कर सकते हैं. अच्छा. क्योंकि वो इतने ब्रिलियंटली लोगों को समझते हैं. मैन मैनेजमेंट स्किल्स उनके बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. मतलब कि उनको लोगों को साथ चलाना आता है. दैट इज़ वाई आउट ऑफ नो वेयर वेस्ट इंडीज वॉन 2 वर्ल्ड कप्स अंडर हिम, और किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था. वो 2012 में जीते, 2016 में जीते, और 2012-16 जब वो जीते हैं तो वेस्ट इंडीज का पूरा बोर्ड उनके अगेंस्ट था. क्रिस गेल के अगेंस्ट था. मार्टिन सैमुअल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू मैनेज. उनके सिवा तो कोई और मैनेज भी नहीं कर पाया उनको, और दोनों बार फाइनल्स में वो मैन ऑफ द मैच थे. सोचो उनके कितने सारे इश्यूज रहे हैं, उनके शेन वॉर्न के साथ स्पैट, उनकी किन के उसे लड़ाई नहीं हुई. मतलब इट्स लाइक गैंगस्टर काइंड ऑफ अ गाय था वो. मतलब उनको भी मैनेज करना, यंग टैलेंट को लेके आना, वो बिलीव देना, मतलब वो बहुत बड़ा मैन मैनेजमेंट. और ये बड़ा पुरानी बात नहीं है कि मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहाँ पे आपको किस प्लेयर को कितनी छूट देनी है. मतलब आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप मेरे को याद है वो मार्लन सैमुअल्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उन्होंने पैर ऊपर रखे थे टेबल पे, तब सैमी ने भी कहा कि भाई अभी तक तू मेरे साथ चला, अब तुझे जो करना कर ले, तूने कर दिया मेरा काम, कि भाई कोई बात नहीं. इवन फाइन लगते हैं, फाइन लगेंगे. प्रेजेंटेशन में भी शेन वॉर्न को लेके भी कुछ बोला था, सब हुआ था, बड़ा कुछ था. ही इज अ वेरी फायरी कैरेक्टर. अगर आप वैसी से सिमिलर चीज़ अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देखो तो 84 में जब
ग्रेग चैपल चले गए, इनके फास्ट बॉलर्स चले गए, तो ऑस्ट्रेलियन टीम वाज इन शैम्बल्स. मतलब उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर ने इनकी बेइज्जती तक की थी. मतलब इतना तक था. और मतलब एक बार तो इंग्लैंड कैप्टन ने ये बोला था कि हमारी जो डेविस कप टीम है टेनिस में, वो शायद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से बेटर है. इट वाज दैट बैड. तो बड़े रिलक्टेंटली उस टाइम पे एलन बॉर्डर कैप्टन बने थे. उन्होंने उस टाइम से टीम को इकट्ठे करके और बड़े सारे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें ट्राई करके, स्टीव वॉक की स्लोअर बॉल्स, डेथ बॉलिंग, वो कर आके वर्ल्ड कप जीता था 87 का. और उसके बाद वे लगातार एशेज जीती थी. और एक बार तो उस टाइम की अनबीटेबल वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया था. सिर्फ 1 रन से वो एक टेस्ट मैच हारे थे. अदरवाइज वो सीरीज जहाँ 3-2 था, आई थिंक उसका रिजल्ट तो शायद वो 2-3 होता. तो मतलब इतना तक भी वो चीज़ को लेके गए. तो मतलब वो एक थे जिन्होंने मैन मैनेजमेंट के अंदर एक वो, क्योंकि दैट फायरी करेक्टर जिनको आता था कि यंग प्लेयर्स को कैसे बड़ा प्लेयर बनाना है, और रूथलेस भी थे. और उस मैन मैनेजमेंट स्किल को एक लेवल ऊपर लेके गए मार्क टेलर. मार्क टेलर वाज वन गाय जिनके बारे में उनके प्लेयर्स कहते थे कि वी कुड टेक अ बुलेट फॉर यू ऑल्सो, कि हम इतना उनके लिए वो था. स्टीव वॉक वहाँ पे भी थोड़ा लैक करते थे, क्योंकि देखो शेन वॉर्न ऑल्सो टर्म्स हिम एज अ सेल्फिश कैप्टन. चलो अब तो शेन वॉर्न नहीं रहे, तो कहते थे अपने टाइम पे कि ही वाज अ सेल्फिश कैप्टन, की थे उनके केस में वो ट्रेट्स. और वो दिखता भी था उनकी पर्सनालिटी में, क्योंकि एज ए कैप्टन बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है. इंडियन क्रिकेट में अगर पहली बार वो कोई चीज़ लेके आया तो मेरे ख्याल से वो सौरव गांगुली थे. उन्होंने एक तो बहुत डिफिकल्ट एरा हैंडल किया. मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट पे फेथ खत्म हो गया था. तो उस टाइम पे उन्होंने मैन मैनेजमेंट स्किल तो की, यंगस्टर्स को लेके आना, उनको बैक करना कि सहवाग तू खेल, कोई बात नहीं, तू फेल भी होगा एज एन ओपनर, आई एम गोइंग टू बैक यू. मतलब हरभजन को कोई बात नहीं, आई एम पुटिंग माई कैप्टनसी ऑन द लाइन फॉर यू. धोनी कोई बात है तो नंबर 3 पे बैट कर. ऑल दोज मैन मैनेजमेंट स्किल्स वर ब्रिलियंट. दैट्स व्हाई पीपल ऑफ दैट एरा गांगुली से कितना एसोसिएट करते हैं. दे स्टिल कॉल हिम द कैप्टन. मैंने इवन बोला था कि पटौदी के साथ भी ये चीज़ हुई थी पहले. वी हैव डिस्कस इन द लास्ट पॉडकास्ट. धोनी ने मैन मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत ब्रिलियंटली किया है. सीएसके के अराउंड उन्होंने कल्चर बिल्ड किया, सब बात ही इसकी करते हैं. पर एट द सेम टाइम मैन मैनेजमेंट स्किल में धोनी का 2011 तक बहुत अच्छा है, पर उसके बाद बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट, इवन हरभजन जैसे प्लेयर्स हैं, बहुत युवराज जैसे प्लेयर्स हैं जो ओपनली क्रिटिसाइज कर चुके हैं. ट्रांजिशन फेज भी था यार. मुझे लगता है शायद ट्रांजिशन इतने अच्छे से हैंडल नहीं हुई. तभी इंडिया फॉर ऑल द प्लेयर्स, सहवाग भी थे. हाँ, तभी 11 से 15 में इंडिया स्ट्रगल भी की रही. पर यार फिर देन वी हैव टू गिव क्रेडिट ऑल्सो कि उन्होंने जो नेक्स्ट ब्रीड ऑफ प्लेयर्स निकाले, रोहित शर्मा, विराट कोहली. विराट कोहली के बारे में एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखो कि जब इंडिया बीजीटी खेलने गई थी तो मेलबर्न और सिडनी टेस्ट मैच में ही वॉज अ फेलियर. 3rd टेस्ट मैच पर्थ में था, उससे पहले रोहित शर्मा को लेके आने की बात हो रही थी. तो उसमें धोनी बैक्ड हिम कि नहीं, ही शुड बी गिवन द चांस. संजय मांजरेकर का ट्वीट था उस टाइम पे कि चलो एक मैच और देख लेते हैं, उससे हमें पक्का पता चल जाएगा विराट कोहली डजंट बिलोंग हियर. ये तक संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था कि इस मैच के बाद तो पक्का ही पता चल जाएगा विराट कोहली इस लेवल के लिए बने ही नहीं है. और उसमें उन्होंने 75 स्कोर किया था. फिर एडलेड टेस्ट मैच में तो 100 मारा था उन्होंने, मतलब. और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट विराट बिकेम. तो उन्होंने रोहित शर्मा को ओपनर करके बैक किया, धवन को लेके आए. तो देखो ना, टॉप 3 पूरा उस टाइम में धोनी का दिया हुआ. ये तो रायना टॉप 4 में रायना भी आ गए. फिर उन्होंने रायना को लेके आए, वो रहाणे को लेके आए, पुजारा को लेके आए. ठीक है, तो बॉलिंग में भी शमी, ईशांत शर्मा को भी काफ़ी हद तक उन्होंने ग्रूम किया. अश्विन को लेके आए. तो जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ क्रिकेटर्स विच सर्व्ड अस फॉर 10 years, वो भी तो काफ़ी हद तक धोनी के गिवन थे ना. तो मैन मैनेजमेंट देखो, जैसे हम गांगुली को क्रेडिट देते हैं फॉर बिल्डिंग दैट कोर, तो अगला कोर धोनी ने भी तो बना के दिया ना. तो इसलिए मैं मैन मैनेजमेंट में तो उनको बहुत ऊपर रेट करता ही हूँ. हाँ, एक ये भी तो बात उनकी बोली जाती है कि मतलब he used to keep his room open for everyone. आप कभी भी जाके अभी भी उनके रूम में जा सकते हैं, जबकि वो फोन यूज नहीं करते, बट वेरी ओपन. वो एक्सक्लूसिविटी एज अ कैप्टन इवन रोहित भी लेके आए. वहां शायद विराट के बारे में कहा जाता है कि थोड़े इंक्लूसिव थे, थोड़ा उतने ओपन नहीं थे. वो काम उनके लिए रवि शास्त्री ने किया. एंड विराट नहीं, सिर्फ ये नहीं बोला जाता था कि वो इंक्लूसिव थे, ही वाज सेलेक्टिवली इंक्लूसिव. वो उनका है, वो उनकी पर्सनालिटी है कि उनके या तो आप उनके कैंप में हो या उनके कैंप में नहीं हो. ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक एवरीवन. हाँ, वो इट्स लाइक हिज पर्सनालिटी. इफ ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू. इफ डजंट लाइक यू, ही कैन नॉट जेल विद यू. वो वे आउट नहीं ढूंढ पाते कि इस बंदे को मैं नहीं लाइक करता तो मैं कैसे साथ जुड़ूं. वहां रवि शास्त्री इज ब्रिलियंट. ही काइंड ऑफ डिड दैट थिंग फॉर हिम. मैन मैनेजमेंट स्किल में एक और बड़ा बंदा है जिसको हम मिस कर रहे हैं, दैट इज अनिल कुंबले. हमने पिछले पॉडकास्ट में उनकी कुछ बात की नहीं. बहुत सारे नो दैट टेक्निकली भी वो ब्रिलियंट थे, पर मुझे लगता है धोनी उनसे शायद ज़्यादा ब्रिलियंट थे. बिकॉज सिंपल सा एग्जांपल मैं देखना चाहूँगा कि 2008 बीजीटी में
2 टेस्ट मैच धोनी ने कैप्टन किया था, 2 टेस्ट मैच कुंबले ने कैप्टन किया था. एंड आई क्लियरली रिमेंबर, दो आई वाज अ किड एट दैट टाइम, 22 साल का ही था मैं, और मैं खुद बोलता था कुंबले क्यों नहीं रिटायर हो जाते, क्यों कैप्टनसी नहीं छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे तो धोनी का ही बनता है. बिकॉज 2 टेस्ट मैच जहाँ धोनी ने कैप्टन किया था, ही लुक्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट. वी वन दैट सीरीज 2-0 और वो दोनों टेस्ट मैच धोनी ने कैप्टन किए थे. और कुंबले वाले दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे, तो क्लियरली दिख रहा था कि टेक्टिकली उस टाइम पे धोनी वॉज लिटिल अहेड ऑफ द कर्व, थोड़ा मतलब डिफरेंस दिखा. और मैन मैनेजमेंट स्किल की जहाँ बात की जाए, देखो गंभीर आज भी कहते हैं कि जो मेरे बेस्ट कैप्टन है वो कुंबले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बैक किया. सहवाग, जब बीजीटी आई 2007-8 की, सहवाग वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. वर्ल्ड कप लॉस के बाद उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका था. ही वॉज नॉट पिक फॉर द इंग्लैंड टूर, जो इंडिया 1-0 द्रविड़ के अंडर जीती थी. डोमेस्टिक वापस गए, डोमेस्टिक में 6 इनिंग्स में उनके 36 रन थे, जिसमें से एक इनिंग्स में 31 थे, मतलब बाकी 5 इनिंग्स मिला के 5 रन थे. उस टाइम पे ही सेड टू द सिलेक्टर्स दैट आई वांट दिस गाय ऑन द प्लेन टू ऑस्ट्रेलिया, एंड नोबडी वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे. फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया मेलबर्न में हारी, सहवाग नहीं थे. जाफर खेले, सिडनी में हारी, सहवाग नहीं थे. थर्ड टेस्ट मैच जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई पर्थ के अंदर, जब ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन बाउंसी ट्रैक दिया, वहाँ सहवाग केम इन एंड प्लेड टू ब्रिलियंट नॉक्स. बहुत बड़े स्कोर्स नहीं थे, 30-40 थे, बट इंपॉर्टेंट थे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई उसमें भी, वन ही न्यू कि वाई सहवाग इज इंपॉर्टेंट. व्हेन फोर्थ इनिंग्स में 420 समथिंग का टारगेट चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलिया वॉज डूइंग वेल. उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग थोड़ा सा तंग हो रहे थे ईशांत शर्मा से. तो उस टाइम पे सहवाग, जो दिल्ली कैप्टन रह चुके थे और ईशांत शर्मा को कैप्टन कर चुके थे, ही न्यू कि इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या होगी. देखो एज अ फास्ट बॉलर यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने मेलबर्न में देखा कि बुमराह थोड़े और पुश हो, उस चक्कर में वो इंजर्ड ही हो गए और अभी तक बाहर थे वो. तो वो सेम टाइम पे उन्होंने जाके ईशांत शर्मा से पूछा कि एक और करेगा, ये सेट करूंगा. और 8th ओवर था उनका स्पेल का, और उसमें सबको याद है बड़ा फेमस स्पेल है, पॉन्टिंग कैच हुए थे और द्रविड़ ने स्लिप में कैच किया था. एंड पॉन्टिंग वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट वाज द इनपुट ब्रॉट इन बाय सहवाग. और उसके बाद माइकल क्लार्क एंड गिलक्रिस्ट वर टेकिंग दैट मैच अवे, दे वर हिटिंग इट वेल. मतलब वो लग रहा था कि मैच हो गया. पता है काउंटर अटैकिंग नॉक में तो वो ब्रिलियंट ही थे ना. उस टाइम पे सहवाग आए, उन्होंने राउंड द विकेट बोल्ड किया, गिलक्रिस्ट को स्वीप मारने के टर्न हुई बॉल, क्लासिकल ऑफ स्पिनर, और उसी ओवर में ब्रेडली को भी आउट किया और वहीं पे मैच ऑलमोस्ट खत्म कर दिया. क्योंकि पर्थ में ना ये होता था उस टाइम वाकई में, अगर आपको याद हो तो साउथ अफ्रीका ने 400 प्लस भी चेस किया हुआ वहाँ पे, बड़े कंफर्टेबली चेस किया था कि बाद में विकेट बिल्कुल पाटा विकेट हो जाती थी. एंड देखा जाए तो ये कितने ही रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब हम क्रिकेट में जो देखते हैं कि कोई प्लेयर है जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा उसका सिस्टम, या जस्ट बिकॉज ऑफ सम जैसे कि हम बोल सकते हैं इनडिसिप्लिन रीजंस, वो प्लेयर्स बेंचेस ही वार्म कर रहे होते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा होता टीम में. एंड देन कोई कैप्टन आता है और वो कहता है कि मेरे रिस्क पे आप प्लीज़ इसको लो ही लो, या अड़ जाओ कि भाई लेते ही लेते हैं. एंड ये होने के बाद फिर उसके बाद वो प्लेयर परफॉर्म भी कर जाए. बिल्कुल सही. कितना रेयर होता है ये, गिने चुने इंस्टेंसेस ही होंगे. यार वही तो है, तभी तो फिर वो आई फॉर डिटेल होनी जरूरी है ना. ये ये आपको पता है कि आपको किसको बैक करना है, किसको नहीं करना. ये हमने क्या रिसेंट में किसी के लिए कोई ऐसा एग्जांपल देखा? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब कितने सारे एग्जांपल्स हैं. इंडिया के लिए आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई? क्योंकि इंडिया में तो अब ऐसे चला है अभी कि कोच और वो लड़ रहे हैं आपस में, कैप्टन, एक कैप्टन लॉबी है, एक कोच लॉबी है, कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं. कोई कह रहा है हर्षित राणा होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए. मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि 2024 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जिस तरह ऋषभ पंत को बैक किया, बिकॉज ही न्यू कि इस बंदे में वो एक्स फैक्टर है कुछ नया करने का. वो Exactly. काफी डिस्पाइट, मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल था कि भाई ऋषभ पंत ने कुछ करा क्या, आप ये तो बताओ. हाँ, जबकि आईपीएल में ही स्कोर्ड वेल, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट और भी थे उनसे ऊपर, संजू सैमसन थे, काफी थे. तो मतलब ही वाज नॉट लाइक आउट एंड आउट. और कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैसी पिचेस थी यूएस में, मतलब यूएस में ही वाज द की बैटर फॉर अस. बिल्कुल सही. यूएस लेग में सबसे की बैटर थे वो कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में, पर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नॉक्स आई हैं जहाँ पे, और वो क्लियरली दिख रहे थे कि जैसे ही विकेट फंसती थी तो ऋषभ पंत बीस्ट निकलते थे. जब पिच इजी हो जाती थी खेलने के लिए तब उनको समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ. और अगर एमएसडी की बात करें तो उन्होंने तो खैर मेरे को लग रहा है शायद ही किसी कैप्टन ने किसी प्लेयर को इतना बैक करा हो जितना रोहित शर्मा को करा था. मतलब एग्जांपल है. आज मतलब जो बंदा हमें ये आईसीसी ट्रॉफीज जितवा रहा है, वो बंदे को इतनी इनसेन बैकिंग मिली है एमएसडी से, इतनी इनसेन. मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को
विदाउट गेटिंग सक्सेस काफ़ी देर तक इतनी बैकिंग मिली हो, और ऑन द प्योर बेसिस ऑफ टैलेंट देते गए और उससे देखो उनका आईपीएल करियर भी आउटसाइड हुआ बिकॉज वो कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि चलो फिर भी मैं स्टिल द स्कीम ऑफ थिंग्स में हूँ मैं ऐसे, मतलब मैं वही कह रहा हूँ इंस्टेंसेस तो रहे हैं जहाँ पे आपने प्लेयर्स को बैक किया, उनके करियर रिवाइव किए एंड देन दे केम आउट टू बी द बीस्ट। मतलब अगर आईपीएल के बारे में हमने अलग से बात करनी थी, हम करेंगे भी। और आईपीएल में इवन रोहित शर्मा ने देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को बैक किया था, वो एक बार तो एमआई से बाहर ही हो रहे थे, बुमराह को बैक किया था, उनको भी बाहर कर रहे थे एक बार। तो ऐसी चीज़ें रही और सोचो व्हाट दे बोथ हैव डन फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब कितने बड़े आप इमेजिन नहीं कर सकते आज इंडियन टीम को उन दोनों के बिना। तो ये तो चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आई वुड से कि इवन करंट टाइम्स में कुलदीप यादव इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल कि उनका करियर रिवाइव करने में। एक बार तो यही लगा था, इवन रवि शास्त्री को किसी इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि आपके पूरे इस कार्यकाल का आपके टेन्योर का जो सबसे बड़ा एक, आपको नहीं लगता कि हाउ कुलदीप यादव वाज हैंडल्ड इन योर कोचिंग एरा, डोंट यू थिंक कि दैट इज़ द बिगेस्ट आपको फील होता हो? तो उन्होंने भी बोला था कि यार कि मतलब हमारा इंटेंशन नहीं होता पर समटाइम्स वो केमिस्ट्री नहीं बैठ पाती। क्योंकि आप सोचो अगर देखा जाए तो अगर हम टैक्टिकल ब्रिलियंस की जब बात कर रहे थे तो चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद कुलचा को जो इंट्रोड्यूस किया सेना कंट्रीज में एंड वी वन एवरीवेयर इन वाइट बॉल क्रिकेट, और उसका रीजन वर दीज टू स्पिनर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स कह लो, एंड वर्कड इन टैंडम, जो बिल्कुल अलग थे बट फिर भी काफी सारी चीजों में सेम भी थे। दैट वाज अ टैक्टिकल ब्रिलियंस बिकॉज उससे पहले हम थोड़े डिफेंसिव स्पिनर्स लेके जाते थे। मतलब जडेजा वी ऑल नो इज नॉट एन अटैकिंग स्पिनर, अब उन्होंने अपने रेपर्टोयर को चेंज किया है पर तब नहीं थे। और अश्विन इज ऑल्सो अ डिफेंसिव वाइट बॉल बॉलर, टेस्ट में इन एशियन कंडीशंस ही इज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर, पर सेना कंट्रीज में तो इवन टेस्ट में भी हमने देखा है वो काफी डिफेंसिव बॉलर बन जाते हैं। वहां से मतलब एक अटैकिंग बॉलर्स लेके जाना, मिडिल ओवर्स में हमने देखा कि जैसे ही पावर प्ले खत्म होता से लेके 40 के बीच में 11 से 40 में वी वर नेवर इफेक्टिव। तो उस टाइम पे चीज़ों को लेके आना, एग्जीक्यूट करना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो मैन मैनेजमेंट स्किल्स में ऑब्वियसली रिसेंट टाइम्स में ये भी रहा है। अगर हम और एराज की बात करें जहाँ पे चीज़ें सही से मैनेज नहीं भी हुई हैं, वो भी क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लैंड क्रिकेट की बात करूं तो उनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ऐसी कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छे से नहीं मैनेज हुए। केविन पीटरसन आता है दिमाग में, केविन पीटरसन है, एंड्रू साइमंड्स हैं जो अच्छे से नहीं मैनेज हुए, साइमन कैटिच हैं जो अच्छे से नहीं मैनेज हुए। इसी में मुझे लगता है कि ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे जब रिकी पॉन्टिंग से माइकल क्लार्क पे ट्रांजिशन हुआ, तो जो माइकल क्लार्क के साथ वो पॉपुलैरिटी नहीं जुड़ती ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, वो काफ़ी हद तक उनकी ओवरऑल मैन मैनेजमेंट स्किल के कारण भी जाता है। तो माइकल क्लार्क वाज नॉट गुड एट, उनके काफ़ी इशूज़ रहे हैं, उनके साइमन कैटिस के साथ तो ओपन इशूज़ रहे हैं, कितनों के साथ रहे हैं, वॉटसन के साथ भी बीच में इशूज़ रहे थे। तो क्योंकि डिफरेंट था मतलब। और इवन वैसे तो नो डाउट इवन मॉर्गन ने जितवाया है, पर इवन मॉर्गन के साथ भी इश्यूज रहे हैं आई गेस। किसके? एलेक्स हेल्स के? या एलेक्स हेल्स, चलो वो अलग कहानी थी, नो डाउट अबाउट एलेक्स हेल्स का। वो डिसिप्लिनरी इशूज़ भी थे, बहुत थे, उन्होंने काफ़ी, हाँ वो भी था, बट हाँ बट मतलब इवन मॉर्गन ने फिर देन एक एरा भी पूरा चेंज किया। उन्होंने टैक्टिकल ब्रिलियंस में भी उनका नाम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से टैक्टिकल ब्रिलियंस में अगर आप देखो तो ये टेम्पलेट दिया 2015 वर्ल्ड कप हारने के बाद कि हम एग्रेसिव खेलेंगे। और उस जस्ट वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड आई थी खेलने, और जब न्यूजीलैंड खेलने आई तो पहले मैच में 400 स्कोर हुआ था। थर्ड मैच में 45 ओवर्स में इंग्लैंड 300 पे ऑल आउट हो गई थी, और काफ़ी क्रिटिसाइज हुई थी कि उसमें हम 350 मार सकते थे। तो ये सेट की कोई बात नहीं, हम खेलेंगे इस टेम्पलेट में तभी सीखेंगे। और सोचो उसका फ़ायदा 2016 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। अगर वो ब्रैथफोर्ड के 4 छक्के ना आते तो जीतते। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स खेल गया तो जीते, और उसमें 19 वर्ल्ड कप तो वो जीत ही गए। और जब टेम्पलेट छोड़ा उन्होंने तो इवन 22 का T20 वर्ल्ड कप भी आया। तो गुड 6-7 ईयर्स के लिए वाइट बॉल डोमिनेंस बनी बिकॉज एक टैक्टिकल चेंज लेके आए मॉर्गन पूरे प्लेइंग स्टाइल में। तो इसलिए स्टिल आई वुड से कि उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को बैक भी किया, बटलर को बहुत अच्छे से बैक किया। स्टोक्स, अगर आप सोचो जिस बॉलर को 4 छक्के पड़ जाए फाइनल्स में, उस बंदे को सबसे बड़ा स्टार बनाना अगली वाइट बॉल विक्ट्रीज का, कह देना आसान है पर इट इज नॉट इजी। सही बात है। और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत बड़ा मैच जितवाया था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये सब चीजें साथ साथ में हैंड एंड हैंड चली हैं। तो इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि मॉर्गन ने मैन मैनेजमेंट नहीं की, बिकॉज प्लंकेट को एक रोल दिया,
बॉलर्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने असेंबल किए, आदिल राशिद को, मोइन अली को, सबको उन्होंने कोर काफ़ी देर स्टेबल रखा. इवन इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड, ही ऑलवेज टुक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ. कि जब हमने देखा है कि 5-5 ओवर में 6-6 विकेट्स भी उड़ी हैं, उनकी 4-4 विकेट्स भी उड़ी हैं, तभी ही सेड कि नहीं, वी गोइंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न, सर्टेन टाइम्स इट इज गोइंग टू बैकफायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई थिंक आई स्टिल वुड रेट हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स रियली वेल, एंड इवन हिज decent tactical brilliance also, because at least he was able to change the template with which England used to play in that era. तो इसलिए मतलब मैन मैनेजमेंट स्किल्स एंड टैक्टिकल ब्रिलियंस, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि एक कैप्टन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है. और भी चीज़ें हैं, इसके बाद हम अब थर्ड फेज में मूव करेंगे कि अगले और 4 चीज़ें क्या हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है. अगर आपको एक पूरे कैप्टनसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है. अब फाइनली सर, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, और वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग. पहले तो आप इसको समझाओ, ये है क्या एग्जैक्टली? फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग का मतलब है यार कि आपके पास 2 चीज़ें हैं. पहली बात तो इवन अपनी टीम कॉम्पोजिशन को लेके आप कितने रिजिड हो. मान लो सर्टन थिंग्स हैव नॉट वर्कड फॉर यू, बट यू जस्ट वांट टू स्टिक टू दैट. आपको चेंज ही नहीं करना चाहते टीम में. और अपनी स्ट्रैटेजीज को लेके आप कितने फिक्सेटेड हो. कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है कि वाइट बॉल क्रिकेट में पावर प्ले में आप स्पिनर से बॉल करवाते हैं, पर स्पिनर्स को मार पड़ने लग गई, पर यू स्टिल वांट टू परसिस्ट विद दैट. तो आप कितने फ्लेक्सिबल हो इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल कैप्टनसी और मैन मैनेजमेंट स्किल. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. फ्लेक्सिबिलिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मतलब जैसे मतलब हमने देखा कि सौरव गांगुली ने धोनी को अपनी जगह दी, सहवाग को ओपन करवाया, अपनी जगह दी, उसके बाद नंबर 3 की जगह भी उन्होंने धोनी को दी. तो दैट मीन्स एज अ कैप्टन यू सॉ यंग टैलेंट कमिंग इन, और आपको लगा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है. दूसरा, ही गेव चांस टू सहवाग कि आप आके ओपन करो टेस्ट मैचेस में, तो वो फॉर्मेट चेंज किया. अब ये देखो कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच रही थी ऑस्ट्रेलिया की भी, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करूं, तो हमेशा आप एक बहुत ही गन कीपर देखते थे, चाहे वो मार्श थे या वो हिली थे, और ठीक ठाक बैटिंग करने वाले वो लोग होते थे. बट स्टीव वॉ ने आके इस अप्रोच को चेंज किया. उन्होंने गिलक्रिस्ट को लेके आए कि मुझे तो काउंटर अटैकिंग बैटर चाहिए, जो मे बी हिली जितना टैलेंटेड नहीं होगा कीपिंग में, उतना सेफ नहीं होगा, बट वो थोड़े बहुत ब्लिप्स इन हिज कीपिंग चल जाएंगे, बट जो मुझे वो काउंटर अटैक करके मैच जितवा के दे सकता है हारी हुई सिचुएशन से, वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है. और उन्होंने करके भी दिखाया वो चीज़. होबार्ट में उन्होंने अपने सेकेंड टेस्ट मैच में ही जस्टिन लैंगर के साथ मिल के एक बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत के दिखाया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वहाँ से उनकी पूरी कहानी बदल गई, पूरा उनका सीजन डिफरेंट हो गया. एंड देन ऑस्ट्रेलिया बिकेम व्हाट ऑस्ट्रेलिया वाज नोन फॉर इन दैट एरा. तो ये है चीज़ें. अपने प्लान्स को लेके, आप अपने टीम कॉम्पोजिशंस को लेके, बैटिंग ऑर्डर, इन चीज़ों को लेके आप कितने फ्लेक्सिबल हो, वो डिफाइन करता आपको एज अ कैप्टन. टू मच ऑफ फ्लूइडिटी भी अच्छा नहीं होता, जो विराट कोहली के साथ एसोसिएट होता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है उनके साथ. कि ऐसा भी था बीच में कि 12-13 टेस्ट मैच ऐसे गए थे जहाँ पे वो जीत भी रहे थे, तब भी हर मैच में टीम चेंज हो रही होती थी. वो भी सही नहीं है, बिकॉज आपको अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस, एक स्टेबिलिटी भी देनी है. कि मैं आपको बैक कर रहा हूँ, आप आए, आप देयर इज अ स्कोप फॉर फेलियर ऑल्सो. कि ऐसा नहीं है कि हाँ कि आपसे परफॉर्मेंस हर मैच में एक्सपेक्ट की जाएगी. अगर मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो मैं आपको बैक भी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा डिसीजन है, और कल अगर सक्सेस का मैं भागीदार हूँ तो फेलियर का भी मैं ही शायद रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझनी एज अ कैप्टन कि हाँ, हाउ यू वांट टू टेक दिस थिंग फॉरवर्ड. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि मार्टिन क्रो हो गए, उन्होंने फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके एक पिंच हिटर ऊपर भेजा, स्पिनर यूज़ किया पावर प्ले में. राना तुंगा ने तो एक नहीं 2-2 पिंच हिटर भेजने शुरू किए. और बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे हैंसी क्रॉने के बारे में कहा जाता है कि जनरली अपने फील्ड्स को लेकर उतने रिजिड नहीं थे. अच्छा. काफ़ी फील्ड्स मूव करते रहते थे ऑलवेज. हमने स्टोक्स के साथ ये देखा है, स्टोक्स कोशिश करते हैं अपनी फील्ड को मूव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश करते हैं विद लॉट ऑफ हिज फील्ड प्लेसमेंट्स एंड ऑल, ट्राइज टू गेट अंडर द स्किन ऑफ द बैटर. तो वो चीज़ें रहती हैं. इवन ऐसे फील्डिंग्स भी लेके आए हैं. कौन लेके आए हैं? स्टोक्स ले आए या एमएसडी ले आए या कोई जो बिल्कुल सामने डाउन द ग्राउंड पहले प्लेयर बैठा रहता है और जैसे ही बॉल डल जाती फिर वो खड़ा हो जाता है?
ये वो तो अलाउड ही नहीं होता। ये करना स्टार्ट तो करा था अभी पीछे किसी ने। नहीं खड़ते हैं प्लेयर, पर ऐसे बैठ के खड़ा नहीं हो सकते आप ऐसा। यू हैव टू बी, आप ऐसे तो वो नो बॉल हो जाएगी। जो बिल्कुल वाइट स्क्रीन के बिल्कुल साथ, पर वो खड़ा ही होता है। अच्छा वो खड़े ही होते हैं। हाँ हाँ, ऐसे नहीं हो पर सकता। वो बिल्कुल वाइट स्क्रीन जहाँ खत्म होती है वहां पे आ जाते हैं हाँ, वो अनकन्वेंशनल फील्ड पोजीशंस हैं। जैसे एमएस धोनी का हमने लास्ट में भी बात की थी, लेग स्लिप पे क्या है। अब रिजिडिटी क्या है, मान लीजिए जैसे 2015 सीरीज की मैं बात करूं, उसमें एमएस धोनी कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में, तो वहां पे इंडिया ने शॉर्ट बॉल ट्रैप से ही बॉल किया, तो भुवनेश्वर कुमार को स्टार्टिंग बॉल में हेल्प मिलती है। पर तब भी हमने उनको कहा कि अब सिर्फ शॉर्ट बॉल ही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं साउथ अफ्रीका को। उससे नुकसान क्या हुआ, वानखेड़े में उन्होंने हमें छील के रख दिया। 430 से ज़्यादा रन पड़े थे और हम बहुत कन्विंसिंगली हारे थे वो फिफ्थ और फाइनल डिसाइडिंग मैच। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको हमने इवन इस बीजीटी में देखा कि रोहित शर्मा के केस में कि वो जैसे बहुत जल्दी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खोल देते हैं। मैच सिचुएशन कैसी भी हो, टेलेंडर खेल रहा है, कुछ भी है, वो रिजिडिटी थी उनकी थॉट प्रोसेस में, जिसके चलते हमने देखा कि मेलबर्न टेस्ट मैच में एक सिचुएशन जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फंस गई थी, वहाँ से वो निकल गई, उनकी लास्ट विकेट ही हमसे आउट नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें जहाँ आपको लग रहा है कि सर्टन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और आप बड़ा क्लीशे सा अपना तरीका चला रहे हो, तो वो डिफाइन करता है कि हाँ, कि आपके अंदर एज अ कैप्टन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है टैक्टिक्स को लेके और टीम कॉम्पोजिशंस को लेके, सिचुएशंस को लेके, गेम अवेयरनेस को लेके। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज अगर एज अ कैप्टन ये सब चीज़ें हम नहीं लेके आ रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना डेटा अवेलेबल है, जितनी स्क्रूटनी अवेलेबल है, वो आपको फिगर आउट करना शुरू कर देंगे। उनको समझ आ जाएगा कि इनका यही प्लान है, यही बॉलिंग कॉम्बिनेशंस वर्क करेंगे, यही चीज़ होएगी। दिस अगर आपको लेके एक सेंस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई तो आपको लेके प्लान्स भी बन जाएंगे, आपको लेके उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें आपको करना है। जैसे हमने थोड़ी सी रिजिडिटी देखी अभी हमारी टेस्ट टीम में कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत बड़ा फैसिनेशन था, वेदर इट वाज वर्किंग और नॉट, हमने उसको प्रायोरिटी दी। हमने ये सेम चीज़ हमारे ओडीआई और T20 सेटअप में आते देखी कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हम करते रहे, जबकि हम अपने बेस्ट बैटर्स को पीछे बैक कर रहे थे और उससे चीज़ें प्रॉब्लम आई। अभी हमने आईपीएल मैच में देखा ऐसा होते हुए कि रिंकू सिंह वाज नॉट बैक्ड। तो ये रिजिडिटी बेसिकली रखना कि नहीं, हमने एक माइंडसेट से चीज़ों को सोच लिया, वैसे ही चलना, उसको लेके कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आनी, वो भी कैप्टनसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आप इवॉल्विंग इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल नहीं है, चीज़ों को अकोमोडेट नहीं कर रहे, तो चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे काफ़ी हद तक होता रहा इंडिया सेना कंट्रीज जाती थी इसी माइंडसेट से कि हम स्पिनर्स ही खिलाएंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमने अपनी फास्ट बॉल कोर को बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की। तो ऑब्वियसली अब जब कंडीशंस ही ऐसी हैं जहाँ पे शायद स्पिनर्स नहीं काम आ सकते, वहाँ पे फिर वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशंस हैं और सारी चीज़ें हैं। परसिस्ट किया उन लोगों के साथ जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, पर स्टिल आपको है कि नहीं, एक के बाद उनको मौके मिल रहे हैं, वो सब चीज़ों को लेके यू हैव टू बैक द प्लेयर्स ऑल्सो, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बोथ द थिंग्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस, वो भी हमने देखा है कि आप हर बार कुछ नया कर लो तो आपकी टीम को समझ भी नहीं आता कि बेसिकली क्या बेसिक स्ट्रैटेजी है। तो हमने इवन SRH को इस बार देखा आईपीएल में कि उनकी एक सिंगल अप्रोच से उनको कितना नुकसान हुआ स्टार्टिंग में। तो ये सब चीज़ें हैं कि हाउ यू आर एबल टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट सिचुएशंस। इंजरीज आ गई, वो सब चीज़ें आ गई, उनको लेके आप किस तरह से अपने ऑल्टरनेट प्लान्स के ऊपर भी जाना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैप्टनसी। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग में जो एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल जो निकल के आया था वो था हमारे अजिंक्य रहाणे बीजीटी में। बिल्कुल सही। उनको तो हर मैच के बाद यही पता चल रहा था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो नेट बॉलर्स के साथ भी आप एक स्ट्रेटजी बना के जा रहे हो मैच में। दिस शोज लाइक कि आपके दिमाग में वो नहीं है बना हुआ कि भाई कि मेरे पास एक ज़हीर खान होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए और तभी मैं मैच जीत सकता हूँ, नहीं तो नहीं। जो धोनी में ये प्रॉब्लम थी, हमने देखा भी था, बात भी की थी लास्ट पॉडकास्ट में इसके बारे में। तो वो मुझे लगता है कि सर ऐसा भी होता होगा कि जैसे धोनी को पता तो चलता ही होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, अजिंक्य रहाणे ने ऐसा कुछ अचीव करा है, तो ये सोच के बैठ के सोचते होंगे भाई कि यार बंदे में दिमाग तो बहुत ज़्यादा है, बेचारा बन नहीं पाया कैप्टन, या मैं तो ना कर पाता ऐसा सोच पाता। सोचते होंगे, आपको लगता है कैप्टन ऐसे सोच पाते होंगे? पीपल हु आर इवॉल्विंग ऑल द टाइम दे लर्न फ्रॉम ईच अदर बहुत ज़्यादा। उनके प्लान स्टडी करते हैं, उनके मूव स्टडी करते हैं। ये तो आर्ट ऑफ लर्निंग रहा है। देखो
जितना मैंने धोनी के बारे में पढ़ा है सुना है लोगों से कि वो बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड बंदे नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कह लो कि बैठ के बोर्ड के ऊपर आपके स्ट्रैटेजीज बना रहे होंगे। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। वो उनके दिमाग में सुपर कंप्यूटर है जो उससे सब, इवन स्टीव स्मिथ भी काफ़ी ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो इंट्यूटिवली गेम प्ले में से चीज़ें निकाल के ले आते हैं। तो आपके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते होंगे कि किसी ने फील्ड पे क्या डिसीजंस लिए हैं, एंड ऑब्वियसली फिर उसको अपने दिमाग में फीड कर लिया, एंड उसको फिर जब भी कोई मौका आएगा तो वहाँ से कुछ उठा के वो बैट्समैन के पैरों की पोजीशन को लेके, उसके स्टांस को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को रखते को। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं पहले भी इस चीज़ को शेयर कर चुका हूँ कि जब वीरेंद्र सहवाग आए थे इंडियन टीम में तो ऑब्वियसली मेरी नॉलेज अबाउट गेम वाज आल्सो लिमिटेड, आई वाज अ किड एट दैट टाइम। तो वो खड़े खड़े शॉट्स मारते तो मुझे लगता था ये सेना कंट्री में शायद नहीं चल पाएंगे, जहाँ बॉल स्विंग सीम सब होती है, जबकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया। नो डाउट उनके वैसे से रिटर्न्स इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में नहीं आए, बट इंग्लैंड में उनका 100 है। तो चीज़ें वही मैटर करती है कि कई चीज़ें ऑब्वियसली वो विद टाइम यू लर्न एंड इवॉल्व कि नहीं यार सिर्फ और सिर्फ बॉल की पिच तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हेड पोजीशन भी इतनी इंपॉर्टेंट होता है। कई प्लेयर्स हैं वो गिफ्टेड, उनके हाथ चलते हैं। ये धीरे धीरे यू इवॉल्व एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज एन ओवरऑल स्टूडेंट ऑफ द गेम। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग है ही है। अब जैसे फील्डिंग पोजीशंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेस ऑफ द बॉल कैसे आ रही है बैट से, उसके हिसाब से एंगल्स का अपना ध्यान रखना है। एज अ कैप्टन आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको रिएक्टिव नहीं बनना कि कैच आया उसके बाद आपने वहाँ पे स्लिप लगा दी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि इंग्लैंड के बॉलर थे इयान बॉथम, ऑलराउंडर रहे हैं, बहुत बड़े ऑलराउंडर रहे हैं। अब उनके साथ क्या होता था, वो ऐसे रिएक्टिव बॉलर थे, उनके हिसाब से तो फील्ड पे 15-16 बॉलर्स फील्डर्स भी हो जाएंगे तो कम रह जाएंगे। तो इंग्लैंड के कैप्टन रहे माइक गेटिंग, एक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी इंपॉर्टेंट एशेज सीरीज चल रही थी लेट 80s में, तो उन्होंने इवन आयन बॉथम की तरफ देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो उस हिसाब से चलते तो वो कैप्टन ना कर पाते। उस बाद वहाँ चौका चला गया तो फील्डर वहाँ लग गया, यहाँ छक्का चला गया तो फील्डर यहाँ लग गया। तो इस तरह की आप रिएक्टिव कैप्टनसी करेंगे तो वो भी बहुत गलत है। तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी थिन लाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल को अपने किस तरह से हैंडल करना है। आप एकदम आंखें मूंद के भी नहीं चल सकते, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होएगा। चलते हैं सर अपने फोर्थ ट्रेट, जो फोर्थ चीज़ हमें सीखने को मिल सकती है कैप्टन से, वो है बिल्डिंग रेजिलियंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गिर के उठना। क्योंकि मैं जो इंग्लैंड के कोच भी रह चुके हैं, डोमेस्टिक प्लेयर भी रह चुके हैं, बम्बल जिन्हें हम कहते हैं, उनका डेविड लॉयड का उनका इंटरव्यू सुन रहा था और वो कह रहे थे कि मैंने ड्रेसिंग रूम में 2 माहौल देखे हैं। जब डिफीट होती है तो मैंने बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस भी देखा है, और जब टीम जीतती है तो मैंने एडल्ट्स को बच्चों की तरह सेलिब्रेट करते हुए देखा है, 4 साल के बच्चों की तरह। तो इट्स लाइक दैट। तो डिफीट्स भी 2 सबसे खतरनाक होती हैं, जब आप बहुत क्लोजली हारते हैं और जब आप बहुत वन साइडेड हारते हैं। क्लोजली हारना भी निकालना मुश्किल होता है दिमाग से, क्योंकि आप दिमाग में रीप्ले चला रहे होते हो, ये वो गलत कर दिया, ये ना किया होता, ये मोमेंट पकड़ लिया होता, ये वो सब चीज़ें। और जब आप वन साइडेड हारते हो फिर तो डेफिनेटली आप अपने स्किल, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी हर चीज़ पे ही डाउट करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कैप्टन है वो किस तरह से सोचता है। जैसे इंडिया का मूवमेंट आया था 36 ऑल आउट इंडिया जब हुई, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि उस टाइम पे रवि शास्त्री, जो उस टाइम पे चलो कैप्टन नहीं थे, कोच थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ही नहीं कुछ ऊपर नीचे करने दिया। इट टुक ऑल दोज यंगस्टर्स आउट फॉर डिनर, चिल मारने की, कोई बात नहीं, देन व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे नीचे अब हम और क्या लग सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो मैच हम 8 विकेट से हारे थे और अगला मैच हम 8 विकेट से जीते थे। तो टर्न अराउंड क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ था, जो मैनेजमेंट थी, उनके पास वो कैपेबिलिटी थी टू श्रग ऑफ सच अ डिफीट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये ना करो, मान लो अब हम 19 नवंबर को फाइनल हार गए, अगर हम वहीं खड़े रह जाते तो शायद हम 24 और 25 ना जीत पाते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोज से कैसे उठते हैं, कैसे उसको पीछे लेके जाते हैं, उससे सीखते हैं और आगे मूव करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं रेजिलियंस के, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भर भर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑब्वियसली जब 1932 में मैंने पहले भी बताया था कि उस टाइम पे जब बॉडी लाइन सीरीज़ हुई तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को काफ़ी धक्का लगा था। वहाँ से डोनाल्ड ब्रैडमैन को बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने किस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम को उठाया और दे टर्न्ड इट इनटू अ वर्ल्ड बीटर टीम। एक टाइम तो ऐसा था कि डोनाल्ड ब्रैडमैन अपने पूरे एरा में कोई मैच ही नहीं हारते थे। ही बिकेम सच एन इनविंसिबल कैप्टन। तो अंडररेटेड इसलिए क्योंकि वो सब ये कहते थे कि उनके पास इतना बड़ा हथियार था, वो खुद, क्योंकि
जो बंदा आपको 99 की एवरेज दे रहा है वो 2 बैटर का काम एक मैच में कर रहा है, ऑब्वियसली तो आपके दो भी मतलब टॉप बैटर्स का काम कर रहा है, तो आपको तो इतना बड़ा वो डेल्टा दे रहा है कि उस चीज़ को आप हर मैच में एडवांटेज के साथ जा रहे हैं. मैंने इवन एलन बॉर्डर की बात की कि जब 84 में सारी टीम निकल गई, जब इंग्लैंड के कैप्टन्स आपको उनकी डेविस कप टीम से कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे टीम को उठाना बहुत इंपॉर्टेंट रेजिलियंस है. फिर हमने इवन सौरव गांगुली की बात की, मैच फिक्सिंग एरा के बाद इंडिया को उठाना, वहाँ से लेके आना. इवन 23 वर्ल्ड कप भी उसी कैटेगरी में आ जाता है. आप जो मैच हारे थे एक बार तो ऐसा हो गया था यार ये क्या ही है. हाँ होता है, ऑब्वियसली ट्रेविस हेड का हमारे दिमाग पे बहुत साल तक असर रहा, वो फ़र्क रहा. इवन मतलब अगर मैं 2007 वर्ल्ड कप की बात करूँ, वहाँ पे उस वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद जब सचिन सहवाग जैसे प्लेयर्स ने सोच रहे थे हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहाँ से 6 महीने के अंदर एक वर्ल्ड कप जीतना, वो भी उस प्लेयर से जो उस वर्ल्ड कप में कुछ कर ही नहीं पाए थे ज़्यादा. मतलब ना किसी भी मैच में नहीं चले थे धोनी, तो जबकि वो सबसे बड़े स्टार प्लेयर थे उस टाइम पे. तो वो भी बहुत बड़ा रेजिलियंस दिखाता है, वो मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है. मतलब उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारे पास. इवन अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट के एग्जांपल्स में देखूं तो मैंने पहले भी बात की थी कि मिसबाह उल हक का रोल था जो 2009 के बाद, जिस टाइम पे मैच स्पॉट फिक्सिंग में उनके 2 प्राइम फास्ट बॉलर्स आसिफ और मोहम्मद आमिर चले गए, उनका ओपनर चला गया, और वो बॉलर्स तो ऐसे थे जो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रहे थे. लोग कहने लग गए थे, उन्हें वसीम वकार वाले एरा से कंपेयर करने लग गए थे, ऐसी कहानियाँ आने लग गई थी. उसके बाद साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए, जिसके चलते वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट ही बंद हो गई. तो वहाँ से टीम को लेके जाना और वर्ल्ड बीटिंग टीम बनाना, जहाँ पे वो 1 महीने के लिए ही सही पर वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनी थी, उनके पास ICC टेस्ट मेस आया था, तो बहुत बड़ी बात है. इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ की उन्होंने, हर जगह कॉम्पिटिटिव बने वो, और UAE को तो अपना गढ़ी बना लिया, जो टीम आती थी उसको वहाँ पे हरा देते थे. तो वो सब करना उस एरा में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है. काफ़ी अंडररेटेड कहानी है वो. तो वो रेजिलियंस ही है कि आप एडवर्सिटीज़ में अपनी टीम को कैसे उठाते हो. अर्जुन रणतुंगा ने जो 90s में किया कि एक तरफ LTT के चलते श्रीलंकन क्रिकेट इतनी इन टर्मोइल थी, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी सिविल वॉर से जूझ रहे हो, वहाँ पे लोगों को घर बचाने इंपॉर्टेंट थे, और वहाँ मुरली को जिस तरह से उन्होंने बैक किया कि एक पॉलिटिकल वेपन बनने से बचाया उनको, क्योंकि जिस तरह से पूरा वाइट कम्युनिटी उनके पीछे पड़ गई थी, एंड द बैकिंग दैट अर्जुन रणतुंगा गेव हिम कि नहीं मैं तो अपने प्लेयर को बैक करूँगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाता है. फिर 2011 के बाद जो हमारा फेज़ आया जहाँ पे हम 8-0 हारे, घर पे भी हारे, वहाँ से टीम रीबिल्डिंग हुई, वापस आया, वो भी एक रेजिलियंस का फेज़ था. ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल चीज़ें हैं. मुझे इस चीज़ में समाओ विराट कोहली थोड़े स्पेशल लगते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फेज़ नहीं होते थे किसी चीज़ से. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ की बात करें 2018 की, हम पहला टेस्ट मैच वापसी करके हारे, दूसरे टेस्ट मैच में तो हम लिटरली ऑलमोस्ट रौंदे गए, जबकि विराट स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100. तीसरे टेस्ट मैच में जो हमें विकेट मिली थी जोहानिसबर्ग पे, आइडियली वो विकेट टेस्ट मैच विकेट थी ही नहीं, दैट वाज नॉट सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, और उसमें मैच अबैंडन होते होते बचा. वहाँ पे जिस रेजिलियंस और ग्रिट के साथ उन्होंने और पुजारा ने बैटिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, और जिस तरह से हमने वो टेस्ट मैच जीता और एंड में तो कन्विंसिंगली जीता, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल करेक्टर का डिस्प्ले था कि यार ये बंदा कुछ अलग सोचता है, अलग तरीके से सोचता है. हम उसके बाद इंग्लैंड गए, इंग्लैंड हम 4-1 से हार के आए, बट 5th टेस्ट तक हम कॉम्पिटिटिव थे. हमारी कोशिश थी कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं, और 5th टेस्ट मैच में भी लास्ट इनिंग्स में दैट रब्ड ऑफ टू द अदर प्लेयर्स ऑल्सो, जहाँ पे KL राहुल और ऋषभ पंत ने 200 रन की पार्टनरशिप करके लास्ट डे भी मैच एक तरफ हमारी तरफ कर दिया था कि हाँ हम यहाँ से जीत सकते हैं. तो ये सब चीज़ें दिखाता, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ. हम अल्टीमेटली BGT जीते पहली बार अपनी हिस्ट्री में. 71 years ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स, और वो रेजिलियंस आगे भी फ्लो की. फिर 2020-21 में हम दोबारा जीते, और वो रेजिलियंस ही था कि 36 ऑल आउट के बाद, सारे प्लेयर्स खोने होने के बाद भी हम वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं वेयर वी हैव बिन अनफेस्ड. और अब तो इंडियन क्रिकेट सोचती है ऐसी है, मतलब हम न्यूजीलैंड में 3-0 हारे, उससे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में फ़र्क नहीं पड़ा. हम BGT हारे, उससे हमारा इंग्लैंड जो इंडिया में आई या चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ा. वी वर एबल टू सेपरेट दैट थिंग. पर पहले नहीं होता था ऐसे नहीं होता था. पहले एक बार जब हारना शुरू करते थे फिर लगातार हम हारते थे. 90s तो ऐसे ही थे हमारे.
मतलब हमारा एक बैड फेज आता था, वो 1-2 साल नहीं निकलता था। मुझे क्लियरली याद है हम फॉरेन टूर्स पे जाते होते थे और हम बिल्कुल मतलब पहली जाते सफ़ेद झंडा मतलब फिरा देते थे कि भाई हमारे बस का ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ। थोड़ा सा हमारे साथ प्यार से रहना। हाँ मतलब हमारे तो हम आए नहीं उस माइंडसेट से, तो आप प्लीज़ चिल रहे हैं हमारे साथ। वो चीज़ें चेंज हुई हैं, नो डाउट अबाउट, वो चीज़ें चेंज हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट, और वो है ऑफ फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहले तो ऑफ फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एवोल्यूशन बताइए कि पहले क्या होती थी और अब क्या होती हैं, और एंड फिर ऑब्वियसली उसके बेसिस पे कैप्टन्स कैसे रहे हैं। कैप्टन मैनेजर्स, आपके पास एक्स्ट्रा स्टाफ ही नहीं होता था, तो आपने देखा कि मैनेजर्स तो किटबैग से लेके हर चीज़ ही लेके जा रहे होते थे। तो कैप्टन के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, फंड्स अरेंज करवाना टूर के लिए। कितने कितने केसेस में तो कैप्टन्स को टूर्स के लिए स्पॉन्सर्स भी ढूंढने पड़े, ऐसे भी एराज रहे हैं। एक इंटरनेशनल टूर जा रहा है और आपके पास एक्चुअली में उस टूर को स्पॉन्सर करने के लिए फंड्स ही नहीं है। आप देखो 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी टीम को प्राइज मनी देने के लिए बीसीसीआई के पास पैसा नहीं था। तो मल्टीपल चीज़ें होती थी वहाँ पे, अपनी टीम की लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, उनको एकजुट रखना, उनके छोटे छोटे खर्चे, उनका ओवरऑल मेंटल फोर्टिट्यूड बनाए रखना, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये सोचो कि आप एक इंटरनेशनल एम्बेसडर हो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री और इवन सम अदर टीम इज कमिंग टू योर कंट्री, आप एक इंटरनेशनल एम्बेसडर हो, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, आप उनके डेलीगेट से मिल रहे हो, आप उनके मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो, आप इवेंट्स में इंपॉर्टेंट लोगों से मिल रहे हो, आप क्राउड में बिहेव कर रहे हो। कितनी बार तो फॉरेन टूर्स पे हमने देखा है कि क्राउड्स बहुत हॉस्टाइल होती थी, पहले तो और ज़्यादा थी, अब थोड़ा ऑब्वियसली आईपीएल एंड ऑल आने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं। जब हमने अभी बीजीटी में देखा व्हाट हैपेंड विद इंडियन क्राउड्स, कितनी बार रेसिज्म स्लर्स होते हैं, कितनी बार आपके किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को लेके बहुत स्क्रूटनी होती है। तो वहाँ पे कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मीडिया इंटरफेसिंग में वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है। अगर वो सपोज करो, अगर किसी प्लेयर के कारण मैच हारे या कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, अगर आप पब्लिकली जाके उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप अपनी टीम को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकली कहीं पे कोई चीज़ें बता रहे हैं जो कल मीडिया में आ रही हैं, उस हिसाब से आपके टीम के मेंटल एस्पेक्ट को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली डाउनफॉल का पार्ट बन सकती हैं। जैसे हमने इस बीजीटी में देखा, लीक्ड चैट्स, ये सब चीज़ें हुई कि मिक्सर फिक्सेट, ये वो कितना कुछ आया, तो वो कभी भी किसी टीम को अच्छा माहौल तो नहीं देती। तो वो भी काफ़ी हद तक कैप्टन के हाथ में होता है कि वो टीम का माहौल कैसे रख रहा है, कम्युनिकेशन को किस तरह से मेंटेन कर रहा है, जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कितना कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रहा है। एंड उसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि कोच के साथ भी कैसे इक्वेशन बना के बैठा, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप, जैसे हमने अपने कोचेस एंड कैप्टन्स वाले पॉडकास्ट में भी कहा था कि आप 2 अल्फा मेल्स नहीं ड्रेसिंग रूम में क्रिएट कर सकते। फिर तो ड्रेसिंग रूम में भी दड़े बनने शुरू हो जाएंगे, एक मतलब लॉबीज बननी शुरू हो जाएंगी, फैक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट, कि आपको वो बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है। अगर आप वो बैलेंस नहीं मेंटेन करके रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बैकफायर करेगा ही करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो, जब फ्रैंक वॉरेल 1962 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वो सीरीज़ बहुत क्लोजली हारे थे, पर उनके कंडक्ट को लेके ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इतनी बातचीत थी कि उनको पूरा मोटरकेड परेड मिली थी वहाँ पे जब वो वापस जा रहे थे, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन क्राउड वाज सो हैप्पी कि टीम आई, मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली, हमारे साथ कम्पीट की, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मतलब एक बिहेवियर रखा ऑन एंड ऑफ द फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब आप सोचो कि कुछ चीज़ों में एक एग्जांपल है कि जिस तरह से फ्लिंटॉफ ने 2002 में अपनी टी शर्ट उतार के वानखेड़े में हमें एक मैसेज दिया और उसको काउंटर मैसेज मिला लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली ने सेम चीज़ करके। तो वो भी एक ऑफ द फील्ड बिहेवियर ही है, क्योंकि वो आपकी उस क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, पर वो एक मीडिया स्टेटमेंट है कि हाउ वी आर नाउ गोइंग टू टेक दीज थिंग्स और आपको हमें कैसे परसीव करना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि अब मैंने कहा था कि अर्जुन आनंदिंगा ने वर्ल्ड कप से पहले शेन वॉर्न के बारे में स्टेटमेंट दी कि ही इज़ एन एवरेज बॉलर। या काफ़ी सारी ऐसी मेंटल गेम्स होती हैं जहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की होती है, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिन किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर दिखता है कि टीम में कोई गैप्स हैं, डिफरेंसेस हैं, एक डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो उसे और एक्सकलेट किया जाता है और गैप को बढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैप्टन अपनी ओवरऑल मैच्योरिटी
कैसे शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे 96 में मैंने बात की कि सिद्धू और अजहर लड़ गए थे, उसने कितना इम्पैक्ट डाला इंडियन क्रिकेट पे। 2005 में जो चैपल और गांगुली के बीच में हुआ, वो ऑब्वियसली आज तक नहीं उसे लोग भूले, 20 साल बाद भी उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। 20 साल हो गए हैं। हाँ, अब हम 2025 में पहुंच गए हैं, तब सोचो 20 साल बाद भी वो ऐसा है जैसे वो मेमोरी में कितना फ्रेश है। कितने सारे ऐसे रहे हैं। शेन वॉर्न को जिस तरह से स्टीव वॉर्न ने हैंडल किया, वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए ग्रज रहा। कितनी सारी और चीज़ें हैं, जैसे अब इंग्लैंड क्रिकेट में रहा, जैसे हम बात कर रहे थे कि केविन पीटरसन को स्ट्रॉस ने कैसे हैंडल किया। उसके बाद वो जो चैट्स उन्होंने लीक की ड्रेसिंग रूम में जाके साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ, अपने प्लेयर्स की बिचिंग की, वो सब चीज़ों को लेके कैसे आपने हैंडल किया, वो सब चीज़ें। फिर अभी जब डेविड वार्नर रिटायर होने लगे थे, तो उस टाइम पे उनका मिचेल जॉनसन के साथ जो वर्बल स्पैट हुआ, या हमने पहले देखा कि साइमन कैटिच और माइकल क्लार्क के बीच में ऐसी कहानी थी। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से, साइमंड्स वाला इशू बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। फिर आईपीएल की बात की जाए तो हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में जो इंसिडेंट हुआ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम ये भी रहा है कि जब आपकी टीम ट्रैवल कर रही है, उस टाइम पे आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को भी मॉनिटर करना है, क्योंकि कई बार यंग प्लेयर्स हैं, वो एंटाइस हो सकते हैं, कोई बुकी आके उनको अप्रोच कर सकता है, और मतलब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी पूरी टीम की रेपुटेशन और यूनिटी को पूरा जेपरडाइज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी एज कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितनी टाइट कम्युनिकेशन, कितनी अवेलेबिलिटी रख रहे हैं। कि मान लीजिए एक इंटरनेशनल टूर था, जैसे फॉर एग्जांपल 90s में जैसे होता था कि प्लेयर्स वर अप्रोच्ड, फिक्सिंग की चीज़ें हुई, तो वहाँ पे द कम्युनिकेशन व्हेन अजहर वाज द कैप्टन एंड व्हेन सचिन वाज द कैप्टन, उसमें क्लियर डिफरेंस था। हम सब जानते हैं और इस पर कंट्रोवर्सी आती भी है कि शायद अजहर ने उन चीज़ों को एंटरटेन किया। उस मूवी में जो मर्जी दिखाया कि उन्होंने बाकियों को बचाने के लिए किया या खुद एंटाइज थे, वो ऑब्वियसली दैट्स अ डिबेटेबल थिंग। बट सचिन ने उस चीज़ को बिल्कुल शट आउट किया, उन्होंने कभी भी उस चीज़ को एंटरटेन ही नहीं किया, किसी को उसके पास भटकने भी नहीं दिया। तो वही चीज़ हो जाती है कि हाउ यू बेसिकली कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड एंड सेंडिंग अ मैसेज कि व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर योर टीम हैज़, व्हाट काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट यूर गिविंग इन द टीम। तो वो ऑफ फील्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कैप्टन्स पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप आउटर वर्ल्ड के साथ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो वो धीरे 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 आपके टीम में, आपके ड्रेसिंग रूम में दरारें करनी शुरू कर देगा। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें रही हैं। जैसे कि अगर कोई गेम प्लान्स की बात की जाए, एक बड़ी सीरीज से पहले कोई मेजर गेम प्लान्स हैं और अगर वो चीज़ें लीक होनी शुरू हो जाएं तो वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। और ये चीज़ें हुई हैं, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। कई बार एक एक्स कैप्टन ने अपकमिंग कैप्टन्स को बहुत जेपरडाइज किया। पाकिस्तान क्रिकेट आज की डेट में क्यों जूझ रही है? क्योंकि उनमें पिछले 12-13 साल से, स्पेशली जब से मिसबा बाहर गए हैं, उसके बाद जितने भी कैप्टन्स आए हैं, सरफराज भी आए, उसके बाद जो कहानी हुई पिछले 7-8 साल से, कि उनका ओवरऑल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत पोरस हो गया। जो उस ड्रेसिंग रूम में चीज़ें डिस्कस होती हैं वो ऑलमोस्ट मीडिया में हर यूट्यूबर के पास भी पहुंची होती हैं। तो हर छोटी सी चिंगारी यहाँ लगती है और वो पहले आग बन के बाहर फैल चुकी होती है। जिसके चलते क्या होता है, एक मिसट्रस्ट आ गया टीम में। जब मिसट्रस्ट टीम में आ गया तो छोटी छोटी चीज़ों में भी उसके ऊपर डाउट करेंगे, ये ओवर मुझे क्यों नहीं मिला, ये ओवर इसको क्यों मिला है, इस पे मेरी बॉल पे जानबूझ से कैच छोड़ दिया, मुझे जानबूझ से रन आउट करवा दिया, मैं भागूं ना भागूं। ये सब चीज़ें देखो, यू हैव टू वर्क लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीनरी। अगर उस मशीनरी में कहीं कहीं पे जंग लगनी शुरू हो जाएगी या लीकेजेस आनी शुरू हो जाएंगी तो वो धीरे 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 पूरी चीज़ को खोखली कर देती है। तो एज अ कैप्टन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को कैसे हैंडल करते हो। यू आर अ स्पोक्स पर्सन एज वेल एज अ एम्बेसडर फॉर योर नेशन, फॉर योर टीम, फॉर योर कम्युनिटी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। जैसे भी जब भी हम सेना कंट्रीज़ में खेलने जाते हैं, स्पेशली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनकी मीडिया बहुत ब्रूटल है। वो एकदम से छोटी छोटी दरारों को बड़ा करने की कोशिश करती हैं और उस चीज़ को बहुत एक्सकेलेट करती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल जब MS धोनी ने विराट कोहली को कैप्टन किया और विराट कोहली वाज शेयरिंग सर्टेन जेस्चर्स विद द क्राउड ऑल्सो, वो मिडिल फिंगर दिखाना, वो सब चीज़ें करना, तो उस टाइम पे सच थिंग्स कुड हैव बीन सो डेट्रीमेंटल, क्योंकि इंडिया उस एरा में उस टाइप की चीज़ों के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। तो शायद इंडियन क्राउड भी इस चीज़ को इतना रिलेट नहीं कर पाती। तो वहाँ पे आपका कैप्टन किस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके बिहाफ पे किस तरह से आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर रहा है, वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हमने अभी IPL में देखा कि दिग्वेश राठी के जो वो
सेलिब्रेशंस हैं, उनके दो तरीके हो सकते हैं. कल जाके आपका कैप्टन आपको क्रिटिसाइज कर दे, कुछ बोल दे उस चीज़ को लेके. जैसे लास्ट ईयर हमने आईपीएल में देखा कि हार्दिक पांड्या ने जब तिलक वर्मा के बारे में बात की तो वो चीज़ कितनी एक्सीलेट हुई, दोनों के बीच में सुना जाता है कि शायद स्पैट भी हुआ. तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हाउ योर कैप्टन इज कम्युनिकेटिंग विद द आउटर वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट विद इन द टीम कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम यहाँ पे अपना मजाक बनाने वाले हैं, हम बहुत तरीके से इस चीज़ को साथ चलाने वाले हैं. और कभी भी आप देख लो, सबसे अच्छी चीज़ मैं ये बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ धोनी एरा में कि कभी भी कोई न्यूज़ बाहर नहीं जाती थी, कभी कोई गॉसिप नहीं बनती थी. बीच में आया हाँ कि सहवाग धोनी में रिफ्ट है, ये है वो है, बट वो अभी तक गॉसिप सी बन के रही हुई हैं. किसी को आज तक भी 100% सच नहीं पता. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ योर कैप्टन हैंडल्स इट. चलिए सर, अब हम चलते हैं फ्रॉम ऑफ फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्ब्रेसिंग इनोवेशन. ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि मतलब गेम है तो इनोवेशंस होंगी ही होंगी. एंड वी हैव सीन कि जब इनोवेशंस हो रही होती हैं तो वो हर स्फेयर में हो रही होती हैं. वो आप गेम में बोल सकते हो, रूल्स में बोल सकते हो, क्रिकेट गियर्स में बोल सकते हो, या किसी लीग में कोई पर्टिकुलर बॉलर या पर्टिकुलर बैट्समैन कोई नई स्ट्रेटजी लेके आया हो. ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत सारी नई नई स्ट्रेटजीज या टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं. तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशंस तो है ही है. और ख़ास करके जो हमने देखा है कि जब से T20 इंट्रोड्यूस हुआ है तो वी आर सीइंग कि ये गेम बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है. एंड वो भी एक कैप्टन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट हो जाता है कि क्या वो ट्रेंड को अपने फेवर में लेके जाते हैं, नए रूल्स को अपने फेवर में लेके जाते हैं, या फिर उसको क्रिब करते हैं. एक और चीज़ है, आप मुझे ये बताइए कि कैप्टनसी करना सबसे क्रिटिकल किस में है, टेस्ट में, ODI में या T20 में? कैप्टनसी करना मुश्किल और सबसे क्रिटिकल भी. कैप्टन रोल सबसे इंपॉर्टेंट किस में है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो उसमें है अपना. अब जो मैं देख रहा हूँ IPL देख रहा हूँ तो कैप्टन्स रोल इस वक्त अगर मैं बोलूँ जिस तरह से अब चल रही है गेम तो मुझे अभी भी टेस्ट ही लगता है. मुझे वुड से T20 क्योंकि मुझे टेस्ट में फिर भी मैनेजर्स ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज बहुत 2 ओवर में गेम नहीं बदलती. नो डाउट मैटर करता है, एक सेशन में आप 15 मिनट में भी मैच हार सकते हैं, बट T20 में तो एक ओवर इधर से उधर हुआ नहीं और वो डिफरेंस हो सकता है लॉस और विन में. तो वहाँ पे तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैचअप्स, डेटा, ये सब चीज़ों पे बहुत काम होता है. तो अगर आप एज अ कैप्टन रिजिड बन के रहेंगे कि मैं तो डेटा को इंपॉर्टेंस ही नहीं दूंगा, ग्राउंड को, मैचअप को, इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दूंगा, तो इज इट गोइंग टू हेल्प योर टीम और इज इट गोइंग टू पुल योर टीम बैकवर्ड्स? ऑब्वियसली नुकसान ही होगा. आपकी टीम आगे जाएगी पीछे जाएगी, उससे पीछे जाएगी अगर. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जैसे आज की डेट में 99 से हम देख रहे हैं कि बॉब वुलमर जैसे कोचेस एंड ऑल, तो डंकन फ्लेचर जैसे कोचेस तो डेटा को ले आए थे, ठीक है ना. अब अगर उस डेटा का यूज़ आप आज भी ना करो, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब हम आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड बैठ के चीज़ देख पा रहे हैं कि शुभमन गिल एक रिलेटिवली ऊपर पिच की हुई बॉल अगर लेट स्विंग आती है अच्छी पेस पे तो उस पर तंग हो सकते हैं. हमने प्री मैच में ये बात की और वो सेम चीज़ जोफ्रा आर्चर ने उस मैच में ट्राई की और शुभमन गिल को आउट किया. तो आपको क्या लगता है कि उनके डिस्कशन में उनके कैप्टन के साथ, उनके कोच के साथ ये स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं हुई होगी या डेटा एनालिस्ट नहीं यूज़ किया होगा? कर ही होगा. मतलब मुझे क्लियरली पता है कि जो राजस्थान रॉयल्स हैं वो बहुत डीप डेटा के साथ काम करती है, अपने डेटा कोर्सेज भी बेचती है. हमारे मेंबर्स में जिन्होंने वो कोर्सेज किए भी हुए हैं, वेयर द एंटायर डेटा एवरीथिंग गेट्स शेयर्ड, ताकि आप मतलब ऑब्वियसली पुराने सीजन्स का, ताकि आप सीख सकें कैसे चीज़ें वर्क करती हैं. तो वहाँ पे द मैचअप्स अब कितने इंपॉर्टेंट है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो सचिन तेंदुलकर को अब्दुल रज़ाक और हैंसी क्रॉने से बहुत प्रॉब्लम होती थी. वो अच्छे अच्छे बॉलर्स खेल जाते थे पर इन बॉलर्स के अगेंस्ट फंस जाते थे. तो विराट कोहली के भी ऐसे एक बोगी बॉलर हैं जिनके अगेंस्ट वो फंसते हैं. आप नाम ले सकते हैं उस बॉलर का? विराट फंसते हैं अब तो बहुत सारे हैं. अब तो पर आप किसकी बात कर रहे हो, स्पिनर्स में? नहीं, आईपीएल के तो दिग्गज हैं. आईपीएल में तो विराट हमेशा कंसिस्टेंट ही रहे हैं. फास्ट बॉलर हैं जिनके अगेंस्ट विराट का मैचअप बहुत ही बुरा है. बता दो. इस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं फास्ट बॉलर संदीप शर्मा. यस, 16 मैचेस में 7 बार आउट किया. तो ऑलमोस्ट संदीप शर्मा विराट के लिए हैंसी क्रॉने और अब्दुल रज़ाक का काम करते हैं. नो डाउट संदीप शर्मा इज़ अ वेरी स्किल्ड बॉलर, बट
इतना स्क्यूड मैचअप होगा आप नहीं एक्सपेक्ट करते. तो अगर आप एज अ कैप्टन इस डेटा को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे तो आपको अब आप क्लियरली देखते हो कि विराट कोहली ऑलमोस्ट हर बार स्टार्ट देके पावर प्ले से बाहर टीम को ले जाते हैं और एक एंकर का बढ़िया रोल करते हैं. एंड यू नो कि देयर इज अ बॉलर इन माय साइड हु हैज अ ग्रेट मैचअप अगेंस्ट हिम. तो आप इस चीज़ को नहीं इंपॉर्टेंस दोगे तो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा. क्योंकि संदीप शर्मा राजस्थान रॉयल्स में सारी जिंदगी थोड़ी खेलते रहे हैं. वो तो पंजाब के लिए भी खेले हैं, वो तो SRH के लिए भी खेले हैं. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे कहानी है कि आप वीकनेसेस को उस हिसाब से, जैसे मैंने बात की कि टैक्टिक्स कहाँ से बिल्ड होती हैं. टैक्टिक्स बिल्ड होती हैं अगर आप इनोवेशन को अडॉप्ट करना चाहते हो, अगर आप इनपुट्स देना चाहते हो, उसके अराउंड एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हो. अगर आप रिजिड हो कि नहीं यार ग्राउंड में जाके देख लेंगे, मैं तो उसके फीट मूवमेंट से जज कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो थिंग्स कांट वर्क लाइक दैट ना. छोटे छोटे से इनपुट्स हैं. जैसे हमने डिस्कशन देखा, मैंने एक बार अश्विन का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे बात हुई थी, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ट्रैविस हेड को हमने एडिलेड में शॉर्ट बॉल्स क्यों नहीं की. तो ये सेट स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं तो अगर टॉप एज लग के भी छक्का हो जाता. तो वो एक डेटा था जो पता था कि शायद ये नहीं वर्क करता. ठीक है ना. कई बार ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ओवर यूज़ भी नहीं करना डेटा, कि आप उसके कारण इतने डिफेंसिव हो जाओ कि आप सोचो ही ना कि यार ये तो काम ही नहीं करेगा. तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस वेयर यू वांट टू ब्लेंड दैट डेटा एंड दैट इनोवेशन विद योर कैप्टनसी टू टेक योर टीम फॉरवर्ड. और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब जब विराट कोहली कैप्टन बने तो उनको दिखा कि ये इंडियन टीम अगर टेस्ट में वर्ल्ड बीटर बनना चाहती है, वाइट बॉल में वर्ल्ड बीटर बनना चाहती है, तो हमारे बॉलर्स की ओवरऑल फिटनेस, हमारी टीम की ओवरऑल फिटनेस को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ेगा और शायद उन्हें आउटबीट करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो उन्होंने बायोमैकेनिक्स को, हेल्थ रिजीम्स को, फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी दी. उस टाइम पे इट बिकेम द प्राइमरी क्राइटेरिया टू गेट सेलेक्टेड फॉर इंडिया. अगर आप फिट नहीं हैं, आप जितने मर्जी स्किल्ड, आप इंडियन टीम का पार्ट नहीं बन सकते थे. कितने सारे प्लेयर्स हैं. राहुल तवतिया हैं. IPL में जब वो जिस तरह से फिनिशेस कर रहे थे, 5-5 ओवर में 80-80 रन चेस कर रहे थे, तो एक बार वो इंडियन टीम तक पहुंचे हैं, पर वो यो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए. वैसे बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिनको मतलब पुश किया. दैट्स व्हाई ही मेड दैट बॉलिंग यूनिट विच वाज एग्जिस्टेंट. ऐसा नहीं था कि शमी पहले से नहीं थे. शमी तो 2013 में अपना डेब्यू कर चुके थे. ईशांत शर्मा तो 2007 में अपना डेब्यू करके बैठे थे. भुवी भी 2012 से थे मिक्स में. बट वो 17-18 में क्यों वैसी फोर्स बने. नो डाउट उसमें बुमराह भी ऐड हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो जाता है, बट बाकी इतने क्यों निखरे. क्योंकि उन सब पे काम हुआ, फिटनेस पे काम हुआ, उनको अलाइन किया गया. तो अगर आप उन मॉडर्न चीज़ों को अपने सिस्टम का पार्ट बनाना ही नहीं चाहते तो फिर चीज़ें काम करेंगी भी नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ यू वांट टू एम्ब्रेस इट एंड हाउ यू वांट टू इंटीग्रेट इट इन योर कोर कैप्टनसी. इनोवेशन की बात की जाए तो जैसे इवन जो हम हमारे सेकेंड सेक्शन में बात कर रहे थे मॉर्गन की, तो वो उन्होंने जो मॉडर्न बैटिंग अप्रोच लेके आए कि वी आर गोइंग टू बी हार्ड, वी आर गोइंग टू बी एग्रेसिव, कि हम 300 ऑल आउट 45 ओवर में होना पसंद करेंगे, 5 ओवर छोड़ना पसंद करेंगे दैन प्लेइंग स्लगिशली, और 50 ओवर में हम 310 पहुंचे, उसकी जगह 45 ओवर में 300 पहुंचना हमें ज़्यादा मंजूर है. तो वो अप्रोच भी तो एक तरह से इनोवेशन ही था. नो अदर टीम वॉज थिंकिंग लाइक दैट, एंड ड्यू टू दैट इनोवेशन ही वॉज एबल टू क्रिएट द डेल्टा. कि उस डेल्टा के चक्कर में हमने बात की कि 16 के फाइनल तक पहुंचे, 17 सेमीफाइनल पहुंचे, 19 तो जीत ही गए, और उसके कारण फिर 22 में भी बटलर को फ़ायदा हुआ. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप, और उससे इंडिया ने सीखा. मतलब उस सेमीफाइनल 2022 की हार से रोहित शर्मा ने बैठ के रियलाइज़ किया कि हम टॉप हैवी साइड हैं, 1, 2, 3. जिस तरह से आज GT खेल रही है, जिस तरह से आज LSG नहीं कहूँगा, GT खेल रही है, कि हम पहले 40 ओवर्स 3 प्लेयर्स हमारे अच्छे चलेंगे और लास्ट 10-15 ओवर्स में विल गो हार्ड. दिस इज द टेम्पलेट वी यूज टू फॉलो. देन वी थॉट कि नहीं यार ये टेम्पलेट अब नहीं चलने वाला. तो फिर रोहित शर्मा को लगा कि मुझे एज अ कैप्टन स्टेप अप करना पड़ेगा, मुझे उस इनोवेशन को एम्ब्रेस करना पड़ेगा. पावर प्ले में मैं उठ के मारूंगा. मैं जो पावर प्ले 90 या 80 की स्ट्राइक रेट से खत्म करता था, मैं 120-122 की स्ट्राइक रेट से खत्म करूंगा. मैं वो डेल्टा क्रिएट करूंगा. आई विल सेट द टेम्पलेट फॉर माई टीम, और उसका हमें फायदा हुआ. 23 के हम फाइनल तक पहुंचे, 24-25 तो हम जीत ही गए. तो ये चीज़ें हैं. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनोवेशन, वेदर यू आर इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थिंग्स और नॉट. तो इस पर नो डाउट विराट कोहली ने भी एक लेगेसी सेट की, उसमें रोहित शर्मा ने भी एक लेगेसी सेट की, ऑन मॉर्गन भी वो लेगेसी लेके आए. बहुत सारी और चीज़ें.
मैंने पहले भी बताया था, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि इवन जो नवाब पटौदी हैं उन्होंने फील्डिंग पे बहुत काम किया था इस तरह से। तो वही है कि हाउ यू आर बेसिकली इवॉल्विंग योरसेल्फ। आज वर्ल्ड क्रिकेट में बात हो रही है कि T20 में विदाउट पावर हिटर्स आप compete नहीं कर सकते। तो अब इंडियन कोर काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। जो स्काई नए कैप्टन हैं उनके लीडरशिप में ये चीज़ पे बहुत काम हुआ है कि हमें भी अब T20s में 300 पे एम करना है। हम ऑलमोस्ट पहुंचे भी हैं वहाँ तक। ट्रू। और उस हिसाब से हमने बैटर्स को चूज़ किया, हमने पावर हिटर्स को बहुत प्रेफरेंसेस दिए, हमने नंबर 8 तक अपनी बैटिंग पहुंचाई है, हमने ऑलराउंडर्स को पुश किया है। तो वी आर इनोवेटिंग, वी आर इवॉल्विंग। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द गेम से अपडेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आज इस IPL में CSK की क्यों बात कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वो 17-18 के ट्रेंड में रहेगी कहीं। 7-8 साल में जो इनोवेशन हुआ उस अप्रोच में नहीं गए, और अब तक शायद वो ग्लेयरिंग गैप दिख नहीं रहे थे। पर अब जब बाकी टीम्स उन नई चीज़ों को अडॉप्ट कर चुकी हैं हर तरीके से, बॉलिंग में, बैटिंग में, तो क्लियरली दिख रहा है कि CSK अब उस चीज़ को नहीं मैचअप कर पा रही। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू आर बेसिकली एबल टू हैंडल द इनोवेशन एंड एबल टू इंटीग्रेट इट। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? जो ये इनोवेशन को नया इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट भी है किसी कोई और फैसेट, being somebody who is an entrepreneur who has seen so many things, because देखो entrepreneurship, running a company, being a CEO, being a captain कोई बहुत different aspects तो है नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो वाली बात है कि आज के टाइम पे अगर आप ChatGPT यूज़ नहीं कर रहे हो एज अ कंपनी, या AI टूल्स यूज़ नहीं कर रहे हो एज अ कंपनी, तो आप फिर पीछे ही जाने वाले हो। बिल्कुल सही। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड ये जहाँ ये बात कंपनीज के लिए अप्लाई होती है, वो सेम बात क्रिकेट के लिए भी अप्लाई होती है कि जहाँ पे आप मतलब आपको इनोवेटर होना पड़ता है कि आप कुछ नया लेके आओ आउट ऑफ द बॉक्स। द बेयर मिनिमम थिंग यू कैन डू इज़ कि जो अगर आप इनोवेटर नहीं भी हो सकते, तो जो ऑलरेडी किसी ने इनोवेशन लेके आए हो, आप शायद उसको ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसकी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन लेके आ सकते हो। तो अगर मेरा दिमाग नहीं भी चलता है एज इनोवेटर, तो अगर मैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, तो जो भी स्ट्रैटेजी मैं उसको फिर अच्छे से कॉपी कर लूँगा, एंड मे बी अपना तड़का डाल सकता हूँ मैं उस स्ट्रैटेजी में। पर अगेन अगर मैं हूँ ही नहीं इस चीज़ को लेके कि नहीं, आई वॉन्ट टू प्ले द ओल्ड सेल्फ, मैंने पास्ट में वो रिजल्ट्स ला के दिए हैं, तो मैं प्रेजेंट में भी वैसे ही ले आऊँगा, वो तो फिर आप मतलब खड़े हुए पानी की तरह बास ही मार रहे हो फिर। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग क्रिकेट में एक चीज़ ना इंटरेस्टली आपको बहुत डीपली समझना है कि फील्ड पे ना एक वेल डिज़ाइंड ब्यूटीफुल मशीन की तरह एक टीम जब काम करती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत लगती है, क्योंकि हर मूविंग पार्ट को सिंक्रोनाइजेशन में, एक जिग्जॉ पजल को सेट करके चलाने में काफ़ी सारी चीज़ें पीछे होती हैं कि हाउ वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ योर टीम। हर बंदे को अगर अपना रोल अच्छे से पता है और डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली पता है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा आपको कंट्रीब्यूट करके देगा। अगर आपकी टीम ही कंफ्यूज है और इनसे क्या हो रहा है कि कल मैं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी जगह पक्की है, नहीं पक्की है, मैं ओपन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैंने ओपन करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है ना, मैं उस बॉलर से डरता हूँ तो मैं उसको फेस करने जाऊंगा, ये कुछ और होगा, या मेरे लिए कुछ प्लान C-D है कि नहीं है, या एज अ बॉलर कि मुझे किस तरह की फील्ड्स मिलेंगी, वो शॉर्ट बॉल अच्छी नहीं खेलता तो मैं शॉर्ट बॉल करने जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा मेरा कैप्टन कहेगा नहीं हमने अटैक नहीं करना, आई विल गो डिफेंसिव। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें ना मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा कि कैप्टनसी का ना भी ना एक बहुत रिजिड फॉर्मेट भी दिखा है हमें अभी तक। 77 to 80%, 70% तक तो कैप्टन ऑलमोस्ट हमेशा बैट्समैन रहे हैं। देर आर थोड़ा सा आप कह सकते हो क्रिकेट में एक लेवल ऑफ क्लासिज्म भी रही है कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रहे हैं वो जनरली बैटर्स रहे हैं, और जो एमेचर्स रहे हैं वो जनरली थोड़े बॉलर्स रहे हैं। जो एमेचर्स का कहने का मतलब है कि जो क्रिकेट को शायद अपनी प्राइमरी जॉब नहीं मानते थे, एज ए सेकेंडरी काम करते थे। ये रहा है ऐसा, पहले तो ऐसे ही रहा है हमेशा क्रिकेट में, बिकॉज बैटिंग को ज़्यादा इवॉल्व आर्ट माना जाता था, बॉलिंग की रिस्पेक्ट लेटर ऑन बढ़ी है। अब ये सोचो ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट फास्ट बॉलिंग कैप्टन कौन है? पैट कमिंस। उनकी इतनी बड़ी, इतनी सालों की लेगेसी में आज तो कोई फास्ट बॉलर कैप्टन ही नहीं बना इंडिया का। तो कपिल देव थे, तो वो तो ऑलराउंडर थे ना। ऑलराउंडर डिफरेंट चीज़ें आती है, ऑलराउंडर्स तो रहे हैं, ऑलराउंडर्स तो प्योर फास्ट बॉलर या प्योर बॉलर
प्योर फास्ट बॉलर। स्पिनर्स तो रहे हैं, बिशन से बेदी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, मिस्टर गुलाम थे, वो भी रहे हैं इंडिया के बहुत पहले 50s फास्ट में। बॉलर आप कह रहे हो? प्योर फास्ट बॉलर इंडिया के पहले आप ही बता दो। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 2022 टेस्ट मैच में कैप्टनसी की थी, उससे पहले कौन रहा है? फास्ट बॉलर्स ही होने 5% से ज़्यादा कैप्टन नहीं रहे हैं आज तक क्रिकेट में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप सोचो इसी में कितनी रिजिडिटी दिखती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ वकार यूनिस कैप्टन रहे हैं, वहाँ पे वसीम अकरम, चलो वो ऑलराउंडर भी कह सकते हो वसीम अकरम को, वो कैप्टन रहे हैं। पर वहाँ इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस है, वो चीज़ें हुई हैं, तो डिफरेंस है। मैं यही कह रहा हूँ कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड भी अभी इनोवेशन को, सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है। पाकिस्तान तो फिर भी जल्दी कर गए थे, इमरान खान भी तो थे। वो तो चलो ऑलराउंडर ही हो गया ना फिर से, और एंड ऑफ द करियर तो बैटर ज़्यादा थे वो बॉलर से 50 के ऊपर की एवरेज थी उनकी। तो वो ऑलराउंडर के साथ ना चीज़ें डिफरेंट हो जाती होगी, फिर तो आप थ्रू आउट द गेम अब रेलेवेंट हो। रीज़न भी है वो कि फास्ट बॉलर्स के सबको लगता है एक तो इंजरी प्रोन है, दूसरों को लगता है कि ओवर यूज़ करने का डर होता है। एज ए कैप्टन यू कैन पुश योरसेल्फ वे टू मच ऑल्सो, विच कैन बी, और बॉलर्स में फाइट भी रहती है जनरली। हाँ वो भी ये चीज़ें, तो इसके चक्कर भी है क्रिकेट में। सोचो अभी इतने ये चीज़ अभी इतनी इंटीग्रेट नहीं हुई है, जहाँ पे आप देखो कि फास्ट बॉलर्स कुड एक्चुअली बिकम द कैप्टन्स। तो हम और आगे क्या जाएं, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो अभी क्रिकेट का इंटीग्रल पार्ट बनने से बहुत दूर हैं। तो मतलब और इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इज इट इवन इम्पॉर्टेंट दैट बुमराह और पैट कमिंस शुड बी अ कैप्टन? ताकि कुछ नया डायमेंशन आए गेम में, कुछ नई चीज़ देखें हम पहली बार। बिल्कुल सही, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो डिफरेंट है ना उनका बैटर से। मतलब नो डाउट मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था कि पैट कमिंस बीइंग अ बॉलर वुड बी अ डिफेंसिव कैप्टन, बट वो भी एक नया एस्पेक्ट है। उसके साथ उन्होंने एशेस जीती है, उसके साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, उसके साथ उन्होंने WTC जीती है, तो ही हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑल्सो। एक तरह से देखा जाए तो वो स्टीव स्मिथ, जैसे हम ज़्यादा बड़े टैक्टिशियन मानते हैं, उनसे ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए हैं। मतलब इवन अपनी IPL टीम को उन्होंने फर्स्ट सीजन में फाइनल तक पहुंचाया। तो अगर आप हर जगह इतना कुछ कर पा रहे हो तो कुछ तो आपके लिए सही वर्क कर ही रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ न्यू फैसेट इन द क्रिकेट विच इज जस्ट बीन गेटिंग एडेड नाउ ओनली, अदरवाइज हमने ये चीज़ें भी पहले देखी नहीं है। पहले वही है कि जैसे टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जैसे इंट्रोडक्शन होता जा रहा है, तो वो जो टाइम फ्रेम है कि आप अब ऐसे हो रहा है कि अब तो 1 महीना भी अगर आपने टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करा तो आप आउटडेटेड हो रहे हो। और अब ये सोचो ऑस्ट्रेलिया में तो इतना रिजिड था, जो उनका बेस्ट बैटर होता था वो उनका कैप्टन बन जाता था। आइन चैपल, ग्रेग चैपल, एलन बॉर्डर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। मार्क टेलर की स्टार्टिंग के टेस्ट मैचेस में 70 की एवरेज थी एक टाइम पे, मतलब ही वाज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड व्हेन ही बिकेम द कैप्टन। फिक्स था ये टाइम पे कि बेस्ट बैटर स्टीव वॉ, उसके बाद स्टीव वॉ बेस्ट बैटर थे उनके, फिर रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ। तो पैटर्न थ्रू आउट उनका वो रहा है। तो उन्होंने पहले ये पैटर्न कब तोड़ा? इंडिया का भी तो काफी हद तक मतलब, यही रहा है। हाँ, पर सौरव गांगुली पे आके थोड़ा अलग हुआ। नहीं, सौरव गांगुली भी तो उससे नंबर 1 बैटर ही थे हमारे, वनडे के तो नंबर 1 ही थे। तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस एरा में तो। और तेंदुलकर तो बनना ही नहीं चाहते, वो तो खत हटे थे ना खुद। हाँ, तेंदुलकर तो बन के हटे थे। तो ऑलमोस्ट इंडिया का भी वैसा सही पैटर्न रहा है। दिलीप बेंसरकर 86-87 में वर्ल्ड्स बेस्ट बैटर बन गए तो कैप्टन बन गए। उससे पहले गावस्कर थे, फिर अजहरुद्दीन बने, क्योंकि उस टाइम के हमारे एरा के बेस्ट बैटर थे वो। हमने जो जितने भी ये ट्रेड्स करे हैं डिस्कस, उनमें कहीं पे भी गवास्कर फिट नहीं होते एज अ कैप्टन। यार वर्ल्ड सीरीज है 1985 की, थोड़े रिलक्टेंट कैप्टन लगते हैं मुझे एज अ होल। नो डाउट उन्होंने भी काफ़ी चीज़ों पे काम किया है, उन्होंने भी इंडिया को जीतना भी सिखाया, बहुत चीज़ें हैं। बट हाँ, मतलब उतना आई वुड से करिस्मेटिक एक्सपीरियंस नहीं उनके साथ एसोसिएट होता। एरा भी वैसा था, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया ने वो इनोवेशन एक्चुअली में 2007 में किया, व्हेन वी चूज, क्योंकि जब द्रविड़ बने थे तो द्रविड़ उस टाइम इंडिया के बेस्ट बैटर थे, क्योंकि वो टेस्ट के तो 20 ही थे उस टाइम पे। MS धोनी वॉज एक्चुअली फर्स्ट सच इनोवेशन, बिकॉज वो बेस्ट बैटर इन द साइड तो नहीं थे उस टाइम पे, ही वॉज द अपकमिंग स्टार बट स्टिल। और उसके बाद भी पैटर्न सेम हुआ, विराट कोहली बने, रोहित शर्मा बने, जो हमारे उस एरा के बेस्ट बैटर्स रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये एक्चुअली में पैटर्न कब तोड़ा? ऑस्ट्रेलिया ने पैटर्न सबसे पहले तोड़ा सैंडगेट के बाद, सैंड पेपर गेट के बाद, क्योंकि उस टाइम उनको आउट ऑफ एंड नोबडी टिम पेन को कैप्टन बनाना था। हाँ, मैं भी जो आने वाला था। आइडली
शायद उस टेस्ट टीम में खेलने के लिए भी केपेबल नहीं थे उतने, और उनको स्टार्टिंग में फिंगर इंजरी हो गई थी, उसके चक्कर में तो वो डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं थे रहे, और उनको उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के कारण बनाया था, बिकॉज ऑफ हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जीतना उतना बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं था, प्लस उन्हें लगा कि इमेज भी रखनी है कि वी आर ऑल्सो गुड बॉयज। तो शायद अगर टिम पेन ना कैप्टन बनते तो शायद कमिंस भी कैप्टन ना बनते, वो मोल्ड ही ना कभी टूटता। तो कैप्टनसी में भी हम कह रहे हैं, पर अभी फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ आइडियोलॉजीज ऑल्सो इज मिसिंग, तो वो भी अभी वर्ल्ड क्रिकेट ने एम्ब्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि वो पार्ट ऑलरेडी बन गया है। अब आईपीएल टीम्स की बात करो, आईपीएल टीम के हम 10 की 10 टीम की बात करते हैं, कौन है उनके कैप्टन? किनके? पंजाब का कैप्टन कौन है? श्रेयस, उनका बेस्ट बैटर श्रेयस, ठीक है ना। तो वहाँ अब जाके मोल्ड चेंज हुआ है। हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर, पर वो उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। अक्षर पटेल ऑलराउंडर, वो उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो एसआरएच ने मोल्ड तोड़ा, एक बॉलर को बना के कैप्टन, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मोल्ड इस बार केकेआर ने भी तोड़ा है, बिकॉज रहाणे उस हिसाब से उनके बेस्ट बैटर नहीं थे। तो है धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो अभी क्रिकेट में भी कैप्टनसी में वो ट्रेडिशनल मोल्ड्स टूटने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बहुत सॉर्टेड एराज में बैठे हैं, अभी चीज़ें होनी हैं। और आप देखो, अब इंग्लैंड के कैप्टन कौन बने वाइट बॉल के? हैरी ब्रुक, जो उनके अपकमिंग नेक्स्ट बिग स्टार हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट में इतने साल कौन रहे? केन विलियमसन। नो डाउट अब चेंज हुआ, अब हमने सैंटनर को भी देखा कैप्टन बनते हुए, तो एक बॉलर आए कैप्टन, जो कि बहुत टाइम बाद हुआ है। तो चीज़ें डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, चेंज होगा। कुछ कैप्टन्स हैं जिनको हमने अभी भी टच नहीं किया, जैसे कि ग्रेम स्मिथ की ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि बहुत सेलिब्रेटेड कैप्टन है वो। टैक्टिकली अभी भी साउथ अफ्रीका में लोग मानते हैं कि हैंसी क्रॉने ज़्यादा बढ़िया थे, पर हैंसी क्रॉने की फिर कहानी कुछ और हो गई, इसलिए वो बिल्कुल ही अंडर द रडार चले गए। और हैंसी क्रॉने के साथ एक और अलग कहानी भी थी ना, वो पहले ऐसे कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के जो वाइट नहीं थे, ही वॉज एन अफ्रीकान, देयर इज अ डिफरेंस टू इट। अच्छा, हाँ, तो वाइट्स, प्योर वाइट्स एंड लाइक ब्रिटिश वाइट्स एंड अफ्रीकान्स में भी कहानी अलग होती है, तो वो भी चीज़ें थी। तो काफ़ी कुछ है यार क्रिकेट में, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लेगेसीज हैं, बहुत कुछ है जिन पे आप जितना मर्जी बात कर सकते हैं। तो इस बार कोशिश यही थी कि हम इसे एक स्ट्रक्चर दें, हम 6 मैनेजमेंट ट्रेड्स में कहीं ना कहीं तोड़ें। तो एक बार क्विक सा रिकैप कर देते हैं जस्ट फॉर आवर ऑडियंस। फर्स्ट वी डिस्कस्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड गेम अवेयरनेस। यस, कि आप कितनी गेम अवेयरनेस के हिसाब से कितने प्रोएक्टिवली कुछ ना कुछ नया टैक्टिक्स, फील्ड चेंज, बॉलर चेंज, बैटिंग ऑर्डर चेंज कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। सेकंड था हमारा पीपल मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सक्लूसिव कैप्टन हो, इंक्लूसिव कैप्टन हो, किस तरह के कैप्टन हो। थर्ड फिर आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। यस, कि आप कितने रिजिड और कितने फ्लेक्सिबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओवर फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो किल योर टीम, बट रिजिडनेस भी उतनी खतरनाक है। एंड फिर था हमारा बिल्डिंग रेजिलियंस। यस, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि आपका टीम का करेक्टर, आपके टीम की ओवरऑल लेगेसी कैसी बनेगी, वेदर यू कैन मेक अ कमबैक फ्रॉम टफ सिचुएशंस और नॉट, या आप 1-2 डिफीट्स के बाद ही बिखर जाओगे। फिर था हमारा ऑफ फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्वियसली कि आप एक कम्युनिकेटर कैसे हो विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस टाइम पे आप किस तरह से अपनी टीम को की इमेज को सामने रख रहे हो, किस तरह से कोशिश कर रहे हो कि वो पोरस नेचर नहीं है कि जिसके कारण चीज़ें अंदर बाहर बहुत ईजिली हो पा रही हैं। एंड देन लास्ट था हमारा एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, कि आप कितनी जल्दी बदलते दौर के साथ चल के अपनी गेम को अपग्रेड कर रहे हो, या पुराने एरा में ही कहीं फंसे हुए हो। तो ऑल इन ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। हमें था कि फर्स्ट एक हमने स्टोरी लाइन कवर की फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम स्टोरी लाइन्स बीच बीच में डालें, पर उसके साथ एक स्ट्रक्चर भी दें कि कैप्टनसी किस तरह से ओवरऑल इवॉल्व होती है। और हाँ, एज अ अपकमिंग बडिंग कैप्टन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन एम्ब्रेस एंड कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेपर्टोयर। तो पिछली बार बोला था लोगों ने कि थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज भी हो सकता था, तो डेफिनेटली वी हैव केप्ट दिस इन दैट फॉर्मेट। एंड मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से ज़्यादा आपको सीखने वाली चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगे कि वो जो हमने 6 ट्रेड्स थे, वी केप्ट ऑल दोज पॉइंटर्स, ऑल दोज स्टोरीज अंडर दोज 6 ट्रेड्स। सो बाकी आप ज़रूर बताना इस पॉडकास्ट का जो अभी आपने देखा है उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस टू इम्प्रूव अ लॉट। एंड बाकी तो आपके सजेशंस हैं, हम वही इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। थैंक यू।